हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो RWS गुरु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। गाइज, एक मोस्ट सुपर सीरीज टेस्ट सीरीज लेकर आ चुका हूँ आपके सामने। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आपको पता होगा 14 नवंबर से पेपर स्टार्ट है। हर संडे आपके लिए एक रविवार स्पेशल मौखिक टेस्ट लेकर आऊंगा मैं, जिसमें टारगेट रखा गया है 90+, कि आप अपना टारगेट दिल्ली पुलिस में 90+ से ज़्यादा नंबर लेकर आएँ। और आपको बता दूँ, निगेटिव मार्किंग भी आपकी 1/4 की है, आपको पता होगा। टाइम 90 मिनट आपको मिलेगा। ऑल इंडिया रैंक का टेस्ट है, आप टेस्ट जरूर दीजिएगा। और कितने नंबर हैं आपको हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि मेरे इतने नंबर हैं गाइज, तभी आपका पता पड़ पाएगा कि आप कितनी तैयारी में हैं, कितनी आपने तैयारी की है अभी तक। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्हें अभी यही पता नहीं है उनकी तैयारी कैसी है। तो ये टेस्ट सीरीज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिससे आपके लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और आपके एग्जाम पे बहुत ज़्यादा असर पड़ने वाला है। अगर आपको उसको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ से सोल्व करके देख लीजिएगा। उसके बाद आप आंसर देख लीजिएगा क्या आंसर है। 5 सेकंड का टाइम हर क्वेश्चन के बाद आपको दूंगा मैं, जिससे आप ये देख सकते हैं कि मैं 5 सेकंड में क्वेश्चन कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं, या उससे ज्यादा टाइम दे रहा हूं। हर चीज आपको मैं एक सुटेबल तरीके से इसमें बताने वाला हूं, और बहुत ही अच्छी तरीके से आप एग्जाम को करना सीख जाएंगे, ये गारंटी देता हूं। यदि आपने मेरी सारी टेस्ट सीरीज देख ली, मौखिक टेस्ट हर रविवार स्पेशल में आपको मिलेगा। हर रविवार आपको ये टेस्ट देना है। हर रविवार सुबह 6 बजे आपको ये टेस्ट मिल जाएगा। और उसके बाद आपको बताने हैं कि आपके कितने मार्क्स आए हैं, कितने नहीं आए हैं, और आपको टोटल पैटर्न भी आपको समझ में आ जाएगा, क्या क्या पैटर्न इसमें आ रहा है। तो चलिए गाइस, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो प्लीज वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए गाइस, शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा जनरल नॉलेज का। तो जनरल नॉलेज में आपको बताना है, पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है। भारत का राष्ट्रीय वाक्य जो है वो क्या है। 5 सेकंड का समय मैं आपको दूंगा, इसमें 5 सेकंड में आपको बताना है कि हमारा क्या है राष्ट्रीय वाक्य। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका यहां पे सही हो जाएगा, जो कि सत्यमेव जयते हमारा राष्ट्रीय जो आपका सत्यमेव जयते है, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट आपका आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आगरा के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही हो जाएगा, हुमायूं। तो आगरे का लाल किले का जो निर्माण करवाया था वो हुमायूं ने करवाया था। बहुत सारे बच्चे इस पे कंफ्यूजन थे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपका यहां पे सही हो जाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसे कार बैटरियों में जो एसिड का प्रयोग किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लूटो ग्रह को किस श्रेणी में रखा गया है। 5 सेकंड का समय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, बोने ग्रह। जो बोने ग्रह हैं उसमें जो है प्लूटो ग्रह को रखा गया है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाबोधि मंदिर कहां पर स्थित है। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे सही हो जाएगा, बोध गया। बोध गया में बोध महाबोधि जो मंदिर है वो बोध गया में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, छिपकली का अध्ययन क्या कहलाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 5 सेकंड का समय है आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आपका सही हो जाएगा, हार्पेटोलॉजी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेस मेकर किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे सही हो जाएगा, हृदय। तो पेस मेकर जो है हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपके लिए, पशुपति नाथ मंदिर कहां पर स्थित है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, आपका सही हो जाएगा, यहाँ पे नेपाल। जो पशुपतिनाथ मंदिर है वो नेपाल में स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हुआ था। ब्रिटिश अधिनियम जो समाप्त हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका सही, 1947 में भारत में ब्रिटिश अधिनियम समाप्त हो गया था। गाइस, जितने भी बच्चे हैं सभी को जोड़ दीजिएगा इस टेस्ट में, जिससे कि आपको और उन बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सके। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो आंसर दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया गया है। तो आर्थिक आपातकाल किसके द्वारा लागू किया जाता है बच्चों। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति के द्वारा जो है आर्थिक आपातकाल लागू किया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है। 5 सेकंड का समय बच्चों आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 जो है वो भारत का संविधान जो है अनुच्छेद भारत को राज्य और संघ के रूप में वर्णित करता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजाद हिंद फौज का गठन किस वर्ष हुआ था। तो 5 सेकंड का समय आपके पास।
तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे 1942। 1942 में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से सटी हुई है या लगी हुई है? 5 सेकंड का समय आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की सीमा सबसे ज्यादा जो है राज्यों से लगी हुई है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सरे का आविष्कार किसने किया है? 5 सेकंड का समय आपके पास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, जो है रोटेंजन, जो WC रोटेंजन है, उन्होंने एक्सरे का आविष्कार किया था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट किलिमंजारो कहां पर स्थित है? 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा आपका माउंट किलिमंजारो जो स्थित है वो है तंजानिया। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, तंजानिया में जो है माउंट किलिमंजारो स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, ये भी आपको याद रख लेना, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपके लिए 5 सेकंड है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1948। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1948 में की गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोल्डन गर्ल पुस्तक किससे संबंधित है? गोल्डन गर्ल पुस्तक आपको पता होगा किससे संबंधित है। तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों PT ऊषा। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। PT ऊषा को गोल्डन गर्ल पुस्तक जो है उससे संबंधित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? 5 सेकंड का समय मिलता है आपको इस क्वेश्चन के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा माइकोलॉजी। माइकोलॉजी में जो है कवकों का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहीं पे सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के प्रथम उपग्रह का नाम क्या है? तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा आपका आर्यभट्ट। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। भारत का प्रथम जो उपग्रह का नाम है वो है आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टीपू सुल्तान जो मस्जिद है वो कहां पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान मस्जिद। 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कोलकाता। कोलकाता में जो टीपू सुल्तान मंदिर है वो मस्जिद है वो कोलकाता में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व का नियम किसने दिया था? जड़त्व का नियम किसने दिया था? 5 सेकंड है बच्चों आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यूटन। न्यूटन ने जड़त्व का नियम दिया था बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फूलों की घाटी कहां पर स्थित है? 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो फूलों की घाटी आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे उत्तराखंड। उत्तराखंड में जो है फूलों की घाटी स्थित है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक ने बौद्ध प्रचारक के रूप में श्रीलंका किसे भेजा था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। 5 सेकंड का समय आपके पास। तो आंसर हो जाएगा आपका सही ऑप्शन नंबर ए संघमित्रा। देखिए इन्होंने जो है अपनी पुत्री को संघमित्रा को वहाँ पे भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म का जो आपका बौद्धि प्रचारक यानी बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए श्रीलंका जो है इन्होंने भेजा था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरुणाचल प्रदेश की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 5 सेकंड का समय मिलता है आपको बच्चों। तो अरुणाचल प्रदेश की जो स्थापना की गई थी वो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे 1987 में जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माले किस देश की राजधानी है? 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। तो माले किस देश की राजधानी है बच्चों? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि मालदीव। मालदीव आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, PDF का पूर्ण रूप क्या है? 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। देखिए PDF का पूर्ण रूप आपको बता दूं मैं, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, जिसे बोलते हैं पोर्टेबल डॉक्यूमेंट। जो फॉर्मेट है उसे बोलते हैं PDF। तो PDF का आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो PDF आपको याद रखनी है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो गाइस राष्ट्रीय खेल बता दूं आपको, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल जो है खेल है यहाँ का। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? 5 सेकंड का समय मिलता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सही आंसर हो जाएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक के जो संस्थापक थे वो थे ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस जो थे फॉरवर्ड ब्लॉक के यहाँ पे संस्थापक थे। गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि और भी बच्चे जुड़ सकें और ये रविवार का जो टेस्ट है रविवार स्पेशल ये सभी दे सकें और उन्हें पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है और कहाँ तक आप पहुँच गए हैं। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औरंग नेशनल पार्क कहां पर स्थित है? औरंग नेशनल पार्क, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं जब क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो आपके 5 सेकंड मिलते हैं। औरंग नेशनल पार्क आपको बता दूं मैं, सही आंसर हो जाएगा आपका इसमें ऑप्शन नंबर ए असम। औरंग नेशनल पार्क असम में स्थित है। बहुत सारे बच्चे इसमें गलत करते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सेवक समाज के संस्थापक जिसे बोलते हैं सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा, भारत सेवक समाज के संस्थापक आपके गोपाल कृष्ण गोखले हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। दिल्ली स्थित जंतर मंतर को किसने बनवाया था? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, महाराज जो जयसिंह द्वितीय थे, जयसिंह ने इन्होंने जो है बनवाया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस आपका, किस राज्य का लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? किस राज्य का जो है लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है? 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का जो है सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टुंड्रा प्रकार की जलवायु किस महाद्वीप में पाई जाती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 सेकंड का समय है बच्चों आपके पास। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका, यूरोप। तो यूरोप में टुंड्रा प्रकार की जो जलवायु है वो पाई जाती है। बच्चों यदि आपको बिल्कुल सही आपका सही आंसर है, सटीक वही आंसर आपको लगाना है और अपना ये देख लेना है, काफी पे आप लिख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन आपने जनरल नॉलेज में किए, उसके बाद रीजनिंग का पोर्शन, मैथ का पोर्शन, कंप्यूटर का पोर्शन, सब में आपको अलग अलग अपने नंबर लिखने हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि कितने नंबर आपके आए हैं। उसके बाद जब अगले संडे टेस्ट होगा उसमें भी आपको फिर इसी तरीके से बताना है। उसके बाद हम उसमें डिसाइड कर पाएंगे कि आपका कितना इंप्रूवमेंट चल रहा है, किस में चल रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आपका वीक है। उसी सब्जेक्ट पर मैं पूरा फोकस करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको हर चीजें समझ में आ जाएंगी और एक अच्छा स्कोर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कर पाएंगे। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का 29वां राज्य कौन सा बना था? बहुत पहले आपको पता होगा, 2 जून 2014 को ये राज्य बना था, आपको पता होगा। तो आपको 5 सेकंड का समय मिलता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, तेलंगाना। अब 29वां राज्य बना था गाइज, वो 29वां नंबर का राज्य बना था, लेकिन उसके बाद आपको पता होगा यूनियन टेरिटरी बन गया है लद्दाख। तो 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हो गई है, ये भी आपको याद रखना है क्योंकि ये 29वां राज्य इसलिए पूछा गया है आपसे कि जो पहले बना था, यानी पहले 29वां राज्य ही तो नाम दिया गया था इसको। यूनियन टेरिटरी तो आपको पता होगा बाद में बनी है 2019 में, लेकिन 2 जून 2014 को ये ऑलरेडी 29वां राज्य बन गया था। तो पूछा जा सकता है पिछला क्वेश्चन भी, इसीलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डाला है आपके लिए। तो चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरावली पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है? 5 सेकंड का समय बच्चों आपके पास। तो अरावली पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धन विधेयक कहां पेश किया जाता है? जो धन विधेयक है वो कहां पेश किया जाता है? तो 5 सेकंड का समय मिलता है आपके पास। तो बच्चों सही आंसर हो जाएगा, धन विधेयक हमेशा लोकसभा में पेश किए जाते हैं। धन विधेयक वे होते हैं जो जिनका प्रभाव भारत की संचित निधि पे पड़ता है, तो वो हमेशा लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गांधी सागर बांध किस परियोजना का हिस्सा है? 5 सेकंड का समय मिलता है गाइस आपको। तो सही आंसर हो जाएगा चंबल परियोजना। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, चंबल परियोजना का एक हिस्सा है गांधी सागर बांध। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, किस संविधान संशोधन विधेयक द्वारा संसद ने मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी? 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गाइज आपका 61वें संविधान संशोधन। 61वें संविधान संशोधन के तहत मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, जिसमें बताया गया था 18 वर्ष का जो बच्चा है वो एक वयस्क बच्चा हो जाता है, तो 21 साल से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी 61वें संविधान संशोधन के तहत। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपको। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि देहरादून। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का जो मुख्यालय है वो देहरादून में स्थित है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया था? मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए, 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, श्वेत कोयला जो श्वेत कोयला है किससे कहा जाता है? तो सही आंसर आपको बताना है, 5 सेकंड का समय मिलता है आपको। तो श्वेत कोयला जो है आपका कहा जाता है जल विद्युत। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जल विद्युत को कहा जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपा जो कर्माकर है किस खेल से संबंधित है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार गियर के लिख लेना। तो दीपा कर्माकर, 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा जिम्नास्टिक। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे सही हो जाएगा, जिम्नास्टिक से संबंधित है दीपा कर्माकर।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब लिफ्ट की डोरी या तार टूट जाए या डोरी टूट जाए तो व्यक्ति को आभास कैसा होता है, यानी आभासी भार कितना होता है। 5 सेकंड का समय है बच्चों आपके लिए। देखिए जब किसी लिफ्ट का तार टूट जाता है एकदम अचानक से तो उसे जीरो लगता है, उसका भार शून्य हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो गया। जब लिफ्ट ऊपर जाएगी तो व्यक्ति को अपना भार महसूस होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा, और जो एक समान तरीके से नीचे जाएगी तो उसे अपना भार घटा हुआ महसूस होगा, लेकिन जैसे ही ये डोरी टूट जाएगी तो बिल्कुल शून्य हो जाएगा, वो धड़ाम से नीचे आके गिरेगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक क्रियाशील अधातु तत्व कौन सा है। 5 सेकंड का समय है बच्चों आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा आपका फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, फ्लोरीन जो है आपका सही आंसर है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में मेट्रो पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। भारत में मेट्रो पुरुष। 5 सेकंड का समय है बच्चों आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, श्रीधरन, जिसे मेट्रो मैन भी कहा जाता है। तो श्रीधरन को मेट्रो मैन कहा जाता है और एम श्रीधरन पूरा नाम इनका। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपके लिए। देखिए धूम्रपान पे जो इन्होंने प्रतिबंध लगाया था तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी भूटान। भूटान एकमात्र ऐसा देश है जिन्होंने धूम्रपान पे प्रथम बार जो है प्रतिबंध लगाया था। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है। 5 सेकंड का समय मिलता है बच्चों आपके लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ जो साइंस है वो स्थित है। तो गाइस जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। अभी हम दूसरे पोर्शन पे चलिए बच्चों कंप्यूटर से संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है कंप्यूटर से संबंधित आपका, वाईफाई का पूरा नाम क्या है। देखिए कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो वाईफाई का पूरा नाम क्या है, तो वायरलेस फिडेलिटी। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे बहुत सही हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट तरीके से। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसी भी ब्राउजर या वेबसाइट का पहला मुख्य जो वेब होता है, पहला मुख्य वेब पेज को क्या कहा जाता है। तो आपको पता होगा पहले मुख्य पेज को आप कहा जाता है होम पेज। तो होम पेज कहा जाता है बच्चों। बच्चों सभी बच्चों के पास इस टेस्ट को आप पहुंचाइएगा, क्योंकि हर संडे में आपको ये टेस्ट लेने वाला हूं। और इस टेस्ट में आपको एक चीज़ और बता दूं मैं, यदि आप इस टेस्ट को लगाते हैं और कम से कम 1000 लोगों के साथ इसको शेयर करते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो आपकी लेकर आऊँगा। अगर आप नहीं करते हैं, अगर मुझे इस वीडियो पे नहीं अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है तो मैं सेकंड वीडियो नहीं बनाऊंगा, क्योंकि बहुत सारा टाइम इसमें वेस्ट होता है। और आपको पता होगा क्वेश्चन ढूंढने में बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है। यदि आप हमारी मेहनत को थोड़ा भी अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम दूसरी वीडियो कैसे बना पाएंगे। तो गाइज मैं आपसे सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमें भी मोटिवेशन मिले और हम भी आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आएँ। चलिए गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉडेम जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है। मॉडेम किससे जुड़ा हुआ होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, टेलीफोन जो लाइन होती है मॉडेम उससे जुड़ा हुआ होता है। बच्चों यदि आपको क्वेश्चन लगाने हैं तो वीडियो को पॉज करके आप पहले क्वेश्चन लगाइएगा, उसके बाद उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और तब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, जिससे आपको पता रहेगा कि आपने ये क्वेश्चन सही किए हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, की जो आपका कीबोर्ड होता है, कीड की जो स्क्रैम्बलिंग को क्या कहा जाता है। कीड की स्प्रैंगलिंग को क्या कहा जाता है। तो सही आंसर आपका क्या होने वाला है, इसमें आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा एनिक्रिप्शन जो होता है वो आपका, ये सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिजली की विफलता के दौरान डेटा के नुकसान को रोकने के लिए किस जो डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। आपको पता होगा जैसे बिजली आपकी एकदम से बिजली आ रही है और एकदम चली जाती है तो आपका जो कंप्यूटर है वो शट डाउन हो जाता है, ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाता है। तो उसके रोकने के लिए क्या करना चाहिए, तो यूपीएस आपको चाहिए, यूपीएस लगा लीजिएगा, जिससे कि आपको बैटरी बैकअप मिल सके और आपका डाटा सेव हो सके। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैथोड रे ट्यूब CRT का उदाहरण क्या है, यानी इनमें से एक उसका उदाहरण है तो वो क्या है। तो सही आंसर हो जाएगा मॉनिटर। मॉनिटर जो है इसका उदाहरण है। कैसे आपको बता दूं मैं, यहाँ पे आपने देखे होंगे पहले जो पहले थे वो इस तरीके के मॉनिटर थे, इस तरीके के मॉनिटर थे वो वाले। तो इन्हें बोला जाता है CRT। तो CRT कैथोड रे ट्यूब जो बोला जाता है, इनको बोला जाता है मॉनिटर। बच्चे बहुत सारे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको ग्राफ से समझना है तो ग्राफ से समझ लीजिएगा इसको बहुत ही अच्छी तरीके से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क में LAN का पूर्ण रूप क्या है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो LAN का पूर्ण रूप क्या है आपको ये बताना है। तो सही आंसर आपका जो होने वाला है, इस आंसर का आपको कमेंट बॉक्स में देना है मुझे इसका आंसर, जिससे कि आपको पता रहे। हालांकि सबको पता है मुझे लगता है, लोकल एरिया नेटवर्क है, लेकिन फिर भी आप इसे कंप्यूटर आप मुझे उसमें दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरनेट पर डेटा जो ट्रांसमिशन होता है को नियंत्रण करने के लिए नियमों और प्रणालियों जो है प्रक्रियाओं का सेट
क्या कहलाता है, वो सेट क्या कहलाता है बच्चों, वो कहता है प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, उसे जो है हम प्रोटोकॉल कहते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट डॉट डॉट, छोटे ग्राफिकल जो चिन्ह होते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो आइकन कहा जाता है। इसमें को आपको कोई ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, आइकन उसे बोला जाता है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 बिट अथवा हाफ बाइट कहलाता है। 4 बिट हाफ बाइट क्या कहलाता है बच्चों, तो आपका निब्बल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो गाइस ये कंप्यूटर से क्वेश्चन भी हमने कर लिए, अब हम रीजनिंग का पोर्शन करने वाले हैं। चलिए बच्चों रीजनिंग के पोर्शन पे चलते हैं, और रीजनिंग के क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को आप वीडियो को पॉज करिएगा और उसके बाद अपने आप से क्वेश्चन लगाइएगा। अगर आपके क्वेश्चन हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें आंसर दीजिएगा, और उसके बाद अगर आपके नहीं हो रहा है क्वेश्चन तो आप वीडियो को चला के देख लीजिएगा किस तरीके से क्वेश्चन किया गया है। तो पहला क्वेश्चन है गाइज हमारा, उस विकल्प का चयन करना है आपको जिसके तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा कि दूसरे शब्द से। यानी कि ये आप समझ रहे हैं, यानी कि अनुपात और समानुपात दोनों चीज़ों की मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि तीसरे शब्द का आपको संबंध बताना है कि तीसरे से चौथे का क्या है, जो पहले का दूसरे से है वो दूसरे का तीसरे का किससे होगा, ये चीज़ यहाँ पे बतानी है। और बहुत ही अच्छी तरीके से ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतने अच्छे लेवल के क्वेश्चन बन जाते हैं कि बच्चा कई बार जो है ऐसे क्वेश्चनों को करने में दिक्कत कर जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए हमें 110 से या तो 10 बनाना है या 10 से 110 बनाना है, ये चीज़ हमें सोचनी है। तो हमें पता चल गया कि हमें 10 से, अगर मैं 10 का वर्ग 100 करूँ, 10 का वर्ग करता हूँ मैं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 10 का वर्ग करता हूँ तो मुझे पता चल गया 100 यहाँ पे हमारा जो है वर्ग आ गया। और अगर मैं इसमें 10 और ऐड कर दूँ तो मुझे पता चल गया 110 मुझे यहाँ पे मिल गया। अगर मुझे 110 मिल रहा है तो मुझे पता चल रहा है कि ये पहला जो है हमें इस तरीके से ही करना है। अब दूसरे में हमें देखना है 132 लाना है, तो ऐसी कौन सी संख्या मैं यहाँ पे उठाऊं। अगर मैं यहाँ पे b उठा लेता हूँ 11, और 11 का वर्ग मुझे पता है कितना बच्चों 121 है, और इसमें अगर मैं 11 ऐड करता हूँ तो मुझे पता चल गया 132 यहाँ पे मिल गया। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है बच्चों के साथ, हो सकता है ये आंसर ना हो, अगर मैं 12 का वर्क करता हूँ 144 इससे ज़्यादा हो जाएगा, 13 का इससे 18 का इससे ज़्यादा है, तो इसमें आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपका सही आंसर 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है, सर हमें ही पता कैसे चलेगा कि यही उठाएं हम संख्या। तो आप देख लीजिएगा इससे ज़्यादा, यानी आपको कुछ ना कुछ ऐड करना है। अगर पहले इन्होंने कहा है उसी विकल्प का चयन करना है जिसे तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंध है जैसा दूसरे शब्द का पहले से, तो आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है, क्योंकि बच्चा एग्जाम में इस चीज़ को भूल जाता है और अपना एफर्ट लगाना शुरू कर देता है कि उसमें क्या होना चाहिए। तो बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसा क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके से बन जाता है और बच्चा इसमें भी गलती करता है। रवि पश्चिम की ओर 12 किलोमीटर गाड़ी चलाता है, वह दक्षिण की ओर मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है, वह फिर पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है का सफर तय करता है। वह अपने आरंभिक स्थल से कितने दूर है। पहले क्वेश्चन को बच्चे, अगर आपको क्वेश्चन बिल्कुल सही तरीके से करना है तो पहले सही तरीके से क्वेश्चन पढ़ना सीखो। बहुत सारे बच्चे बस ये देखते हैं कि हमारा जो है ये वाली चीज़ दिशा संबंधित चैप्टर कंप्लीट है तो वो क्वेश्चन नहीं पढ़ते, वो पहले वो उसे करने लग जाते हैं। यही गलती आप करते हैं, ये गलती नहीं करनी है। अब आपको क्वेश्चन करनी है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा आपको उत्तर लिखना है यहाँ पे। अगर आप उत्तर यहाँ पे लिखेंगे, या तो आप नॉर्थ लिख लीजिएगा यहाँ पे, नॉर्थ साउथ इस तरीके से, ईस्ट और वेस्ट ऐसे लिखेंगे आप। अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि रवि जो है पश्चिम की ओर जाता है। अगर मैं यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पे यहाँ पे आता हूँ, रवि यहाँ से जाता है कितना 12 किलोमीटर, यहाँ से ये बच्चा चला जाता है, तो 12 किलोमीटर हम यहाँ लिख लेंगे। उसी के हिसाब से आपको लाइन भी खींचनी है। वह दक्षिण की ओर मुड़ता है, 3 किलोमीटर जाता है। वो कह रहा है कि वो यहाँ से नीचे मुड़ जाता है साउथ की तरफ, और यहाँ से 3 किलोमीटर बच्चा वो चलता है। अब 3 किलोमीटर हमने यहाँ पे वो चला लिया है। वह फिर से पूर्व की ओर मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है, यानी पूर्व की ओर मुड़ जाता है वो, और यहाँ पे 8 किलोमीटर चल जाता है। ये 8 किलोमीटर की पूरी हमने रेखा तैयार कर ली है। अब वो 8 किलोमीटर यहाँ पे चलता है। वह पूछा है अब वह अपने आरंभिक स्थल से कितनी दूर है, यानी कि न्यूनतम दूरी पूछी गई है। हमेशा अगर जिन बच्चों ने अधिकतम दूरी बताई है वो गलत है। न्यूनतम दूरी का मतलब है आपका जो ये पॉइंट है और इस पॉइंट से आपको जहाँ पे हमें जाना है इस पॉइंट पे। अब अगर मैं इसको इस तरीके से करूँगा तो ये नहीं होगा, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ से, तो मैं इसको क्या करूँगा यहाँ से ये वाली चीज़ यहाँ पे देख लूँगा कि यहाँ पे ये कितना जा रहा है बच्चों, ये 4 जा रहा है। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम, इसको थोड़ा बड़ा करेंगे तभी हमें ये समझ में आ जाएगा आपके में। आपको यहाँ से ये वाली चीज़ देखनी है, यहाँ से ये वाला, ये तो 3 ही रहेगा बच्चों, ये तो 3 ही रहेगा ये वाली रेखा। और ये रेखा अगर मैं इसमें से 8 घटा दूँ 12 में से तो ये कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो ये 4 हो गई, तो ट्रिपल 8 बन गया बच्चों। अगर ये रेखा 4 है, ये रेखा 3 है, तो डेफिनेटली ये रेखा कितनी हो जाएगी बच्चों 5 हो जाएगी। ट्रिपल 8 का मतलब समझ रहे हैं आप, यानी पाइथागोरस प्रीमिस से अगर आप इस क्वेश्चन को निकालते हैं, ट्रिपल 8 आपको याद रखना है। तो आपको ये हो जाएगा, अगर आप 4 का वर्ग और आपका 3 का वर्ग करेंगे तो 25 और 25 का वर्गमूल यदि निकालेंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इस तरीके क्वेश्चनों को आपको बिल्कुल भी गलत नहीं करना है बच्चों, अगर आपको अच्छा स्कोर चाहिए। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चलिए बच्चों देखिए क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आपको बहुत ही आसानी से लगाना है। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूजन में आ जाते हैं और कुछ अलग ही कर लेते हैं। अलग नहीं करना है बच्चों, बस सवाल को पढ़ना है, जिस तरीके से सवाल बोल रहा है उस तरीके से करना है। काटना भी बताऊंगा आपको और बिल्कुल बहुत ही जल्दी आपको ये क्वेश्चन करना सिखाऊंगा मैं। देखिए बी का भाई ए है, सिंपल जो इन्होंने कहा वही करो। बी का भाई जो है ए है, मैं अगर यहाँ पे बी को रख लेता हूँ, बी का कोई भाई है तो मैं यहाँ पे ए, अगर ए भाई है तो डेफिनेटली ये मेल होगा, ये डेफिनेटली। अब बी का तो हमें पता नहीं ये मेल है या फीमेल है, लेकिन हमें ए का जरूर पता चल चुका है ये जो है मेल बंदा है। तो हम पूरा सवाल एक साथ काट के चलेंगे, क्योंकि कई बार सवाल में पूछ लेता है कि वो मेल है या फीमेल है, कितने मेल है कितने फीमेल है, बहुत सारे सवाल। तो आप सवाल को बिल्कुल पूरा करिएगा जिससे आपको दोबारा आने की उस पर जरूरत ना पड़े, टाइम आपका वेस्ट ना हो। तो बी का भाई ए है, हमने ए कर दिया। यहाँ पे आप भाई लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिखेंगे भाई, ये इसका भाई है जिसका तीर लग रहा है। अब बात करते हैं आगे, डी का पिता सी है। अब डी का पिता सी है, हमें इस पोर्शन से हमें पता नहीं चल पा रहा है कि हम क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बी की माता ई है। अब हमें पता चल गया इस बी की जो माँ है वो कौन है बच्चों, ई है। अब इसकी माता हो गई तो डेफिनेटली ये फीमेल होगी, माइनस लगा देते हैं, ये इसकी माता है, ये इसकी माँ हो गई। इस तरीके से आपको सवाल निकालने हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं ई जो है ए और डी का भाई है, ई जो है ए और डी का भाई है। अब आपको पता चल गया ए और डी भाई हो गई। अब यहाँ पे ए और डी अब आपका यहाँ पे ए और डी क्या हो गए बच्चों, भाई हो गए हैं ए और डी। और ए और डी यानी कि डी जो है ये भाई हो गया, यहाँ भी प्लस लगा देते हैं, ये भी भाई है, ठीक है। ई ए और डी भाई हैं, यानी कि ई भी इसका जो है भाई हो गया बच्चों, ये भी भाई हो गया, यहाँ पे प्लस लगा देते हैं और भाई कर दिया हमने। आगे चलते हैं, अब क्या पूछ रहा है ये जो है ई जो है ए और डी भाई हैं। और अब इस सवाल पे आते हैं, डी का पिता सी है, यहाँ पे ये पोर्शन रह गया था, डी का पिता सी है। अब डी का पिता क्या है बच्चों, यहाँ पे सी है, डी का पिता, ये मेल है और ये है इसका पिता। जब ये इसका पिता है तो इन सबका पिता होगा। अब पूछा क्या है बच्चों, सवाल में पूछा है ई का सी से क्या संबंध है, ई का सी से क्या संबंध है, तो सी का तीर इसको लगने वाला है बच्चों। यहाँ पे ये सी की क्या लगती है तो आपको पता होगा, ये सी क्या लगेगी, पत्नी लगेगी बच्चों, पत्नी। तो सिंपल वे में आप सवाल निकाल पाए, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, यह है इसकी जो है पत्नी लगती है। तो इस तरीके से आपको सवाल करना है जिसमें मेल और फीमेल। अब आप इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कितने मेल हैं और कितने फीमेल हैं तो आप इसका सवाल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि बी का यहाँ पे आपका बताया नहीं है बिल्कुल भी। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, फीमेल एक लगा देंगे और सवाल गलत हो जाएगा बच्चों, क्योंकि इसमें बी का कोई रिलेशन बताया ही नहीं है कि ये मेल है या फीमेल है। इसका भाई बताया है तो ये लड़की भी हो सकती है, तो दो फीमेल भी हो सकती है। अगर ऐसा सवाल आए तो बिल्कुल भी आपको डरना नहीं है, आप क्या सोचते हैं उस तरीके से आपको सवाल करने हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए बच्चों देखिए बच्चों, ये आपका एक शब्द है रेनबो। शब्द के अक्षरों को वर्ण क्रम अनुसार जो है आप व्यवस्थित करने के बाद उस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। तो ऐसे सवाल को क्या करना है, हमें यहाँ पे लिख लेना है एक साइड में, आपको यहाँ पे लिखना है RAINBOW। अब आपको देखना है यहाँ से चलना RSTUVWX, नहीं मिला कोई। उसके बाद ABCDEF नहीं मिला, IJKLM नहीं मिला, NOPQ नहीं मिला, BCD नहीं मिला, OP नहीं मिला, यानी इधर से चलने पर हमें कुछ नहीं मिला। अब वापस चलते हैं, उल्टा चलते हैं यहाँ से, WXYZABC कुछ नहीं मिला, WXYZABC, OPQRST नहीं मिला, BCDEF नहीं मिला, NOPQ नहीं मिला, IJK नहीं मिला, AB नहीं मिला, यानी रेनबो में ऐसा कोई भी शब्द नहीं है जो आपका मिलेगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, यानी कि इसमें जो है यहाँ पे कोई नहीं है, ऐसा कोई नहीं है, कोई नहीं है। चलिए बच्चों अगर आपको मिल जाता है तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करें हमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बच्चों देखिए श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हार्ड हो जाते हैं जिनमें बहुत ही इजी आपका फॉर्मेट लगा होता है, लेकिन हमें देखने में वो ऐसे लगते हैं कि ये कितने जो है हैवी क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन को लगाइएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताना आपको, उसके बाद आप इस सवाल को करेंगे। चलिए बच्चों देखिए इसमें 13 4 26 8 और आपका 52 7 104, उसके बाद क्या आने वाला है ये आपको बताना है। बहुत सारे बच्चे इसे करेंगे, यानी कि ये 4 है ये 8 हो जाएगा, तो यहाँ पे 16 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे इस फॉर्मेट ने जो है बच्चों का माइंड खराब कर दिया है कि यहाँ पे 16 आना चाहिए था। बच्चे क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि एग्जामिनर से गलती हो गई है, यहाँ पे उसे 16 रखना चाहिए था। लेकिन बच्चों आप अगर यहाँ पे वो 16 रखना चाहिए था तो ऑप्शन में 32 होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन बहुत छोटे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ और लॉजिक लगा है, उस लॉजिक को ढूंढना है हमें। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ ये
13 है और 13 दूनी यहाँ पे मुझे 26 कर दिया यहाँ इन्होंने। उसके बाद यहाँ पे 26 का 2 गुना कर दिया 52 और 52 का 2 गुना कर दिया बच्चों यहाँ पे ये कर दिया 104। ये यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन यहाँ आके प्रॉब्लम आती है कि ये 4 हम किस तरीके से लाएं। तो बच्चों कुछ नहीं है इसमें, आप ये दोनों अंक जोड़ेंगे, यहाँ पे इन्हें जोड़ दें, 3 और 1 4 हो जाएगा, ये संख्या प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद ये दोनों को जोड़िएगा आप, 6 और 2 8 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इन दोनों को जोड़िएगा, 5 और 2 7 प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इन तीनों को जोड़िएगा, 4 और 1 5, यहाँ पे ये संख्या 5 प्राप्त हो गई है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में हैं। बच्चे क्या करते हैं, जब उन पे सवाल नहीं होता उनको एक स्टेप वाइज आगे चलते हैं तो वो सोचते हैं एग्जाम से शायद हो सकता है कोई गलती हो गई हो, लेकिन नहीं बच्चों। पेपर जो बनता है वो कम से कम आपका 10 बार चेक होता है, फिर भी अगर उसमें थोड़ी बहुत त्रुटि हो जाती है तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। लेकिन बच्चों आपको बता दूं मैं, ये बिल्कुल नहीं सोचना है ऐसे तो सारे सवाल गलत हो जाएंगे। आप किन सवालों को करेंगे, क्योंकि सब में कहीं ना कहीं लॉजिक मिलेगा आपको। तो बच्चों ऐसा ना करें, सवाल को पूर्ण तरीके से निकालें। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को देख करने के लिए क्या होता है, इसमें आपको नंबरिकल याद होनी चाहिए, अल्फाबेट नंबर यानी A B C D कौन से अंक पे है। अगर आप मैं आपको बताने वाला हूँ, यहाँ A 1 पर है, ये 21 पर है, ये 5 पर है, ये 15 पर है, I 9 पर है, ये भी 9 पर है, और आपको यहाँ पे बता दूँ ये 15 पर है, ये 5 पर है। अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 1 से मैं 5 पे जाऊँगा तो मुझे पता चल गया +4 इसमें हुए हैं। यहाँ पे मैं 9 पर जाऊँगा तो यहाँ भी क्या हो गई 5 4 9, यानी कि यहाँ भी 4 जुड़े हैं। तो यहाँ भी 4 जुड़ने चाहिए, लेकिन 4 ना जुड़ के यहाँ पे क्या जुड़े हैं बच्चों 6। तो डेफिनेटली 2 4 जुड़े हैं तो आगे भी 6 जुड़ना चाहिए बच्चों। अगर 15 में 6 5 11 21 हो जाएगा, और 21 पे क्या आएगा बच्चों आपका U आएगा, यू। तो यू कौन से ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में है बच्चों यू। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, आपको निकालने की ही जरूरत नहीं है। और दूसरा, अगर आप निकालना चाहते हैं तो ई से यहाँ पे 5 जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे ओ पे जाइए और यहाँ पे आपको डेफिनेटली आपका सही आंसर यहाँ पे मिल जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऐसे क्वेश्चन जनरली जो देखने को मिलते हैं बहुत इजी होते हैं वो, लेकिन बच्चे उन्हें बहुत हार्ड मान के कई बार बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर देते हैं। देखिए यदि किसी कोड भाषा में इसको इतना कहा जाए, यानी कि ऐसा बोला जाता है इसको इतना कहा जाए, और उसी कोड भाषा में इसको क्या कहा जाएगा। तो मैं यहाँ पे अगर मैं देख रहा हूँ एस से आगे हमें यहाँ पे चलना है 1, यानी कि टी, मैं 1 + 1 करता हूँ तो यहाँ पे 1 प्लस हुआ। अगर मैं यहाँ ई से आगे चलता हूँ तो ई से एक आगे चलने पे मुझे पता चल रहा है एफ मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। उसके बाद इन्होंने ई ऐसा का ऐसा ही रख दिया तो मैं ए को ऐसा का ऐसा ही रखूँगा, एफ और ए। मुझे यहाँ से ही आंसर मिल रहा है क्योंकि ए एक ही, एफ जो है एक ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट आंसर है। अगर टाइम बचाना है आपको तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं बच्चों, आपको सोचना ही नहीं है, ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं। अगर आप बिल्कुल सही सवाल कर रहे हैं, बच्चे बहुत सारे क्या करते हैं इस सवाल को पूरा निकालेंगे। अरे जब आप फर्स्ट अल्फाबेट से आप निकाल रहे हैं तो आपको सारी चीज़ें रखने की जरूरत ही नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ABCD और ई 5 नदियां हैं। इन 5 नदियों को आपको बैठाना है कि A B से छोटी है मगर E से लंबी है, C सबसे लंबी है और D B से बहुत छोटी है तो A से कुछ लंबी है। मतलब इस तरीके के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे एग्जाम में। तो इनको कैसे करना है, आपको एक सुटेबल तरीका बता रहा हूँ जिससे आप डायरेक्टली आंसर निकाल पाएंगे और ज़्यादा उसमें एफर्ट की जरूरत भी नहीं होगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको ये पढ़ लिया आपने, यानी कि आपकी 5 नदियाँ हैं ये। उसके बाद कहना है A B से छोटी है, ए जो है बी से छोटी है तो बी को मैं यहाँ पे रखने वाला हूँ, इनके बीच में थोड़ा गैप आपको रखना है, ए जो है बी से छोटी है, इस तरीके से लिखना है। उसके बाद ये कह रहा है ए बी से छोटी है मगर ई से लंबी है। ए जो है बी से तो छोटी है मगर ई से लंबी है, तो अगर ई से वो लंबी है तो ई यहाँ पे आ जाएगा नीचे क्योंकि ई से वो लंबी है। अब ई आपका यहाँ पे आ गया, थोड़ा ई ऐसा बन गया तिरछे पंखा सा, तो उसको समझ लेना आप। तो ई बच्चों यहाँ पे नीचे आ जाएगा। उसके बाद आपको देखना है सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी है तो सी जो है बी के भी ऊपर आ जाएगी, जब सबसे लंबी है तो फर्स्ट पे आ गई टॉप पर। उसके बाद कह रहा है डी जो है बी से बहुत छोटी है, बहुत छोटी है डी से, और ए से कुछ लंबी है, तो डेफिनेटली डी इसके बीच में आ जाएगी। हमें पता चल गया डी इसके बीच में है, यहाँ पे जो है डी का स्थान है। और कह रहा है यहाँ पे सबसे छोटी नदी कौन सी है बच्चों, आपको पता है सबसे बड़ी नदी हो जाएगी, बीच की नदी हो जाएगी, सबसे छोटी नदी हो जाएगी, सेकंड लास्ट हो जाएगी, सेकंड थर्ड हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो सबसे छोटी नदी कौन सी आ गई बच्चों, ऑप्शन नंबर डी, यानी ई नदी जो है इस क्वेश्चन में सबसे छोटी है। इस तरीके से आपको सवाल करने हैं जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्कोर मुझे आपका चाहिए ही चाहिए। 25 क्वेश्चन में से मुझे आपका 21 स्कोर चाहिए। अगर इससे नीचे आप लेकर आ रहे हैं तो सेकंड पेपर के लिए तैयार रहिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बच्चों देखिए 9वां क्वेश्चन है हमारा, यदि जनवरी का 12वां दिन बृहस्पतिवार से 4 दिन पहले आता है तो माह का 21वां दिन कौन सा होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें अटक जाएंगे और कंफ्यूजन अपना पैदा कर लेंगे किस तरीके से। देखिए जनवरी आपकी कितनी होती है बच्चों, 31 दिन होती हैं जनवरी में, और 31 दिन में 12वां दिन आपको पता चल रहा है, और इस 12वें दिन के 4 दिन बाद
यानी कि 4 दिन बाद बृहस्पतिवार होगा, यानी 16 तारीख को बृहस्पतिवार होगा। तो डेफिनेटली जब 16 तारीख को आपको पता चल गया बृहस्पतिवार है, तो 21 तारीख को क्या होगा बच्चों, 21 तारीख से 16 से 21 जाओगे तो मंगलवार आ गया। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इतना ज़्यादा हार्ड भी नहीं है, लेकिन बच्चे इसमें घूम जाएंगे और टाइम बहुत ज़्यादा लगाएंगे। 16, 17, 18, 19, 20, 21 गिन लीजिएगा बच्चों, आपको कुछ करना ही नहीं है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र भवन, जो भवन है लंबा और आदमी, ये चीज आपको बतानी है। भवन लंबा और आदमी, देखिए यहाँ पे थोड़ा ना कंफ्यूजन हो रहा है। कंफ्यूजन विच ऑफ द फॉलोइंग, जो आपका डायग्राम है, जो आपको डायग्राम बनाना है उसमें थोड़ा प्रॉब्लम सी आ रही है। मतलब क्या है, ये मैन भी इसमें इन्होंने घुसा दिया है। तो एग्जाम्पल ऐसे सवाल ही आपसे पूछने वाला है। अब आपको देखिए भवन और लंबा, देखिए आदमी भी लंबा हो सकता है और भवन भी लंबा हो सकता है। समझ रहे हैं आप, भवन भी लंबा हो सकता है, आदमी भी लंबा हो सकता है, लेकिन भवन में और लंबे में आदमी नहीं आ सकता। ठीक है, भवन में और लंबे में आदमी नहीं आ सकता। अब कुछ लोग भवन हो सकते हैं क्या, कुछ लोग भवन हो सकते हैं क्या, यानी भवन हो सकता है, वो लंबा हो सकता है, लेकिन कुछ आदमी लंबे हो सकते हैं, भवन नहीं हो सकते। तो सही सवाल आपका क्या हो जाएगा बच्चों, अब आपको यहाँ पे देखना है, आप समझ जाएंगे। ये है हमारा भवन, और भवन हमेशा लंबे ही होते हैं, छोटा भवन तो होता नहीं है। अब भवन हमारा लंबा है और आदमी हमारा छोटा है, तो कुछ आदमी लंबे होते हैं, तो भवन तो आदमी होते नहीं है। कुछ आदमी लंबे होते हैं, कुछ आदमी छोटे होते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल आपको सोचने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों ने ये आंसर दिया है कि भवन लंबा होता है और ये आपका भवन अलग हो गया, या आदमी लंबे होते हैं यानी कि छोटे आदमी होते नहीं है, तो ये सवाल आपका गलत हो जाएगा। जब भी आपका वेन डायग्राम आता है बच्चों, वो चाहता है आप ऐसा कंक्लूज निकालिए जिसमें 100% आपका लगता हो। 100% ऑप्शन आपको चॉइस करके देना है। 50%, 70%, 80%, तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होंगे जो आपको मिलने वाले हैं, लेकिन 100% जो होगा वही आपको करना है। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको ये बताना है हमको किस तरीके से आपको करना है ये वाला सवाल। चलिए बच्चों 11वां क्वेश्चन हमारा, यदि a बराबर 26 लिखा जाता है, यहाँ पे a को 26 लिखा गया है और SUN को 27 लिखा गया, तो कैट को क्या लिखा जाएगा। जब भी ऐसा सवाल है बच्चों के मन में एक चीज़ जरूर चलती है कि ये इसको यहाँ 26 कैसे बनाया जाता है। अगर मैं इसको 26 भी बना लूँ तो ये सन का जो 3 ये अल्फ़ाबेट दिए, इसे 27 कैसे बनाऊंगा। बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है अपने माइंड से जब इस सवाल को वो करते हैं। लेकिन आपको कभी भी घबराना नहीं है सवाल से। अभी आपको बताने वाला हूँ मैं यहाँ पे। देखिए ए की फ्लैश वैल्यू आपको पता है 1 है, लेकिन उल्टी तरफ से, यानी कि ABCD जेड की तरफ से भी होता है, तो जेड की तरफ से इसकी वैल्यू क्या होती है बच्चों, 26 होती है। वो ये 26 लिख दिया है, यानी उल्टी वैल्यू आपकी हो गई। उसके बाद SUN की अगर मैं बात करता हूँ, ये 19 पे होता है, 21 पे होता है, ये 14 पे होता है, लेकिन इसकी वापस उल्टी वैल्यू क्या होती है बच्चों। उल्टी वैल्यू काटने के लिए मैं आपको बताऊंगा, किसी भी अल्फाबेट को 27 में से घटाइए। 19 को इसमें से मैं अगर मैं घटाऊंगा, 9 और 8 17, मुझे पता चल गया 8। 8 पे क्या होता है बच्चों, H होता है। फ्लैश इसकी जो वैल्यू है वो उल्टी तरफ से क्या आ गई, H आ गई है। अब ये 21 है, 27 में से आप 21 घटाएंगे बच्चों, कितना बचा है यहाँ पे, 6 बचेगा। 27 में से 21 जाएंगे, 6 बचेगा। और 6 पे क्या है बच्चों, बता पाएंगे आप, F होगा आपका यहाँ पे। बात करते हैं इसमें। अब आप यहाँ पे n आपका 14 पर है, अगर मैं 14 इसमें से घटाएंगे 14, और यहाँ पे 13 आ जाएगा। 13 पे क्या होता है बच्चों, m होता है, क्योंकि 13 और 14 कितने होते हैं, 27 होते हैं डेफिनेटली आपके। अब इसने क्या कहा, इनकी उल्टी वैल्यू जोड़नी है। ये 8 पर है, ये 6 पर है, ये 13 पर है बच्चों। अब 13 और 6 कितने होते हैं बच्चों, 13 और 6 3 9, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 19 और 8 कितने होते हैं, 27 होते हैं बच्चों। अगर आप इन्हें जोड़ देंगे आपका पता चल गया 27। आपको पता चल गया ये 27 बिल्कुल सही है। अब कैट और आपका AT ये है। अब आपको बताना है कि किस तरीके से आपको ये, देखिए आप देखकर ही समझ जाएंगे कि 2 ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं हो सकते, ठीक है। और तीसरा ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें 2 ऑप्शन 50% चांस आपके यहाँ पे खत्म हो जाते हैं सवाल को देखने से ही। अब देखते हैं यहाँ पे C 3 पर है, 27 में से 3 जाएंगे बच्चों, कितना बचेंगे बता दीजिएगा मुझे। यहाँ पे 24 बचेंगे, नहीं बचेंगे, डेफिनेटली 24 बचेंगे, नहीं बचेंगे, 24 बचेंगे। अगर आपका 24 बचेंगे तो 2 ऑप्शन खत्म हो गए बच्चों, ये ऑप्शन खत्म हो गया और ये ऑप्शन खत्म हो गए, बच्चे 2 ऑप्शन। अब यहाँ पे 24 A जाएगा, कितने बचेंगे बच्चों, 26 बचेंगे। अगर T आपका जाएगा 27 में से 7 बचेंगे बच्चों, 7 बचेंगे तो कर दीजिए, 6 4 10 और 7, 7 यहाँ पे आ गया, 6 4 10 और 7। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है बच्चों, करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर C आपका यहाँ पे आ गया है। बहुत सारे बच्चे ज़्यादा टाइम लगाते हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है बच्चों, आपको बहुत ईजी तरीके से सवाल करने हैं जिससे आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इसी कूट भाषा में है आपका।
देखिए इसमें क्या लिखा गया, डायरेक्टली लिख दिया इसमें 20 और आपका यहाँ पे फ्लैश वैल्यू 2 1 20 जोड़ दीजिए, 20 और 3 23 हो गया। यहाँ पे ये 3 पर है और ये 1 पर है, ये 20 पर है, तो 4 जोड़ जाएंगे यहाँ पे 20 21 और 3 आपका 24 हो जाएगा। उसके बाद इसको देखते हैं यहाँ पे ये बी ए एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे ये 2 पर है प्लस ये 1 पर हो जाएगा ए, ये 12 पर हो जाएगा, ये भी 12 पर हो जाएगा, तो 12 दूनी 24 और 3 कितने होते हैं बच्चों 27 होते हैं। ऑप्शन नंबर है आपका सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये वाला सवाल बहुत सारे बच्चे इस पर कंफ्यूज होते हैं। बच्चों ऐसे सवाल हमेशा एग्जाम में आते हैं क्योंकि इनमें बच्चा गलती करने की बहुत ज़्यादा संभावना होती है और ज़्यादातर ये क्वेश्चन गलत हो जाता है जब, हालांकि जब टाइम लगा होता है तब ऐसे सवाल ज़्यादा गलत होते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इस सवाल को आपको कैसे करना है। देखिए इसमें एक शब्द दिया गया है और बताया गया है कि ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम से दो ज्यादा अक्षर आते हैं। दो ज्यादा अक्षर, दो से ज्यादा अक्षर आते हैं, यानी दो से ज्यादा, यानी कि आप समझ रहे हैं ये दो से ज्यादा। बहुत सारे बच्चे इसे समझ नहीं पा रहे होंगे, लेकिन मैं आपको एक चीज हल्की सी बताने वाला हूं। दो से ज्यादा अगर आप समझ जाएंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। आप इसके जो नंबर लिख लीजिएगा, ये कितने पर है बच्चों, ये 13 पर है, तो यहाँ पे 13 लिखे, एम 13 पर है। उसके बाद ई 5 पर है। उसके बाद डी आपका क्या है, यहाँ पे डी आप इसे नहीं लिखना चाहते क्योंकि आप इसमें डल जाएंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आप डायरेक्टली इसी वर्ड को यहाँ पे लिख लीजिएगा। यहाँ पे आप इस तरीके से लिखिए, एम थोड़ा छिद्र मतलब थोड़ा गैप लेके लिखिएगा इनमें, जिससे कि आपको बहुत ही ईजी रहे इसे समझने में। यहाँ पे टी लिख लीजिएगा, यहाँ पे आई हो जाएगा आपका, और सॉरी टी के बाद ए आएगा, यहाँ टी के बाद ए आ जाएगा, सॉरी टी के बाद यहाँ पे टी के बाद ए आ जाएगा, और यहाँ पे फिर उसके बाद टी आएगा, उसके बाद आई आएगा, ओ आएगा और एन आएगा। अब देख लीजिएगा 2 4 6 8 10 हो गए कि आपके 2 4 6 8 10 बिल्कुल सही है। अब आपको देखना है यहाँ पे पहले चलना है एम से, एम से चलना, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी कोई नहीं मिला। फिर चलना ई से, ई एफ जी एच आई जे के एल एम नहीं मिला है। डी से चलना, डी ई एफ जी एच आई ये मिल गया। डी से आई तक हमें यहाँ पे मिल गया। अब डी से आई तक आप जाओगे कि दो शब्द यहाँ पे मिलेंगे। डी से अगर आपको यहाँ पे मैं बताऊँ, डी ई एफ जी एच आई यहाँ पे समझ रहे हैं, यानी इनके बीच में दो से ज्यादा अक्षर हैं या नहीं है, ये चीज आपको समझनी है। इनके बीच में अगर दो से ज्यादा अल्फाबेट हो रहे हैं तो आप उसे काउंट करेंगे। अब हाँ, इसमें दो से ज्यादा अल्फाबेट बीच में यूज हो रहे हैं तो हमें पता चल गया, एक पेयर हमारा यहाँ पे बन जाता है। अब आगे चलते हैं बच्चों, आई जे के एल एम एन ओ यहाँ पे देखिएगा, टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई नहीं मिला, ए बी सी डी ई नहीं मिला, एफ जी एच आई और आई जे के एल यहाँ पे नहीं मिलने वाला। अब यहाँ से अब हम चले थे यहाँ पे राइट टू लेफ्ट चले थे, यहाँ पे लेफ्ट टू राइट चले थे, लेफ्ट टू राइट। अब हमें राइट टू लेफ्ट चलना है, राइट टू लेफ्ट यहाँ पे चलना है इस तरीके से। एन ओ, अगर एन ओ पे आप जाओगे तो इसके बीच में कोई एक भी अक्षर है यानी कि जीरो, ये हम काउंट नहीं कर सकते। फिर आप चलेंगे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं मिला, आई जे के एल एम एन ओ पी नहीं मिला है, एफ जी एच आई जे के एल नहीं मिला, ए बी सी डी यहाँ पे मिल गया, ए बी सी डी। अगर ए बी सी डी में आप देखेंगे इसमें बीच में दो अल्फाबेट आ रहे हैं और इसने क्या बोला है, दो से ज्यादा होने चाहिए, तो इसको भी हम काउंट नहीं करेंगे। आगे चलते हैं, टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं मिला, आई जे के एल नहीं मिला, यानी आगे हमें नहीं मिलना है, कुछ नहीं मिला। डी ओ बी सी डी ई आएगा यहाँ पे। अगर ई आपका यहाँ पे आ रहा है तो एक अल्फाबेट मिल रहा है यहाँ पे, यानी इसके बीच में दो से ज्यादा गैप होना चाहिए, जो कि नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका, एक ही ऐसा पेयर है जिसके बीच में दो से ज्यादा अल्फाबेट हैं। कुछ नहीं है बच्चों ये सवाल, लेकिन थोड़ा सा आपका हैवी कर दिया है बच्चों के लिए, जिससे वो समझ में नहीं आए उनके में और वो इसमें टाइम स्पेंड कर सके अपना। तो ऐसे सवाल से डरना नहीं है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये चीज आपको दे दी जाएगी, इसमें आपको बताना है, इसको पूरा करना है आपको। कभी भी ऐसा सवाल आ जाए आपको क्या करना है, अल्फाबेट गिनने हैं यहाँ पे, किस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23। अब 23 अल्फाबेट इसमें आपके हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में जो है मिस्टेक हो गई थी, यहाँ पे भी आपको ये डैश मिलेगा, यहाँ ये डैश है, ये वाली चीज़ यहाँ पे डैश मिलेगा। अब आपके इसमें 24 पेयर हो गए हैं। अब 24 पेयर हैं तो आप इसमें 3 के पेयर बना सकते हैं, 4 के बना सकते हैं, 6 के बना सकते हैं। आपको इस तरीके से पेयर बनाने हैं ताकि एक के अंतर में हो बच्चों। बहुत सारे बच्चे कहते हैं एक के अंतर में। अब 8 या 24 होते हैं बच्चों, कैसे पेयर बनाओगे आप। अब एक के अंतर में कैसे पेयर आप इसमें बना सकते हैं, 12 दूनी 24 होते हैं और 6 चौका 24 होते हैं। इस तरीके से आपको पेयर बना लेने हैं जिससे कि आपको बहुत ईजी ये सवाल हो सके। तो बच्चों यहाँ पे मैं 6 के पेयर बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6। 6 के बीच में मैं यहाँ लगा देता हूँ 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे लगा देता हूँ मैं 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे देख लीजिएगा, यहाँ पे एल यू है तो यहाँ पे भी एल यू आएगा बच्चों, एल यू आ गया। एल यू बी, यहाँ पे बी आएगा तो एल यू बी टी,
LUBTU हो गया, ये बिल्कुल सही है। LUBT यहाँ पे P हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे P। अब हमें पता चलेगा LUBT के बाद यहाँ पे क्या आने वाला है बच्चों, U आने वाला है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पे डायरेक्टली क्या आने वाला है। तो B और आपका लास्ट में L आएगा, B और L। अब B और L दोनों में है। अब यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या आया बच्चों, U से पहले क्या आता है, B आता है। यहाँ पे B U, यहाँ पे U से पहले B और T, और उसके बाद यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे U आ जाएगा आपका U, और U एक में ही है यहाँ पे बच्चों। किस में है बच्चों, यहाँ पे U एक में ही है। ऑप्शन नंबर A आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है। ये तो क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ा सा एडवांस दिया है, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके हैं इन्हें करने के बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे से इस वीडियो को समझ पा रहे होंगे और ये क्वेश्चन लगा पा रहे होंगे, जिससे आपको बहुत ही आनंद मिल रहा होगा और आपको लग रहा होगा कि आपकी तैयारी में एक बूस्ट का काम करने वाले हैं ये टेस्ट हमारा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए इसमें जो है आपको एक ये आर्टिकल दे दिया गया है, कहाँ है, कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथे के तुरंत बाएं के बाएं दूसरा होगा। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आप इसमें अगर आपका आंसर आ जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी से मैं करने वाला हूं, वीडियो को पॉज करिएगा और आप अपने से इस क्वेश्चन को लगाइएगा। अगर आप निकाल पाते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हालांकि मैं निकाल के आपको बता ही रहा हूँ अभी। चलिए बच्चों देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे अगर आप करते हैं यहाँ पे बाएं लिखना है आपको और यहाँ पे लिखना है दायां। अब सिंपल वे में आपको करके बताऊंगा मैं जिससे आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला है ये क्वेश्चन। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे इस सवाल को मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, जिससे कि बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन यहाँ पे दूर होने वाला है। ऐसे कहते हैं बच्चे कि हम नहीं कर पाएंगे इसको, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, आप ही इसे करेंगे। देखना कितने सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा मैं। यहाँ पे मैं अगर लिखता हूँ, यहाँ पे बाएं लिखता हूँ मैं, यहाँ पे बायां दायां में आपको प्रॉब्लम होती है, मुझे पता है, सभी को होती है ज़्यादातर, जो अगर जिसकी प्रैक्टिस नहीं होती है। तो यहाँ पे कह रहा है कौन सा अक्षर डी के, डी पे बच्चों यहाँ पे ये रखना है आपको, डी के बाएं दूसरे, डी का बाएं दूसरा कौन सा होगा बच्चों, पहला और दूसरा हो जाएगा, ये बाएं दूसरा हो जाएगा। यहाँ पे दूसरे के तुरंत बाएं के दाएं चौथा, तुरंत बाएं के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा यहाँ पे ये हो जाएगा। और उसके तुरंत बाएं के बाएं दूसरा, उसके तुरंत बाएं के बाएं दूसरा, यानी कि पहला और दूसरा। यहाँ पे आपको ये समझ में आ रहा है, यानी कि कौन सा अक्षर डी के बाएं, अगर डी के बाएं, अगर मैं यहाँ से डी का ये है और डी के बाएं मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे चलता हूँ डी के बाएं, डी के बाएं कहता है, फिर डी के बाएं, डी के बाएं दूसरे के तुरंत, डी के बाएं दूसरे के, पहला और दूसरा, दूसरे के बाएं दूसरा के तुरंत बाएं, के तुरंत बाएं, यहाँ पे डी हो गया। और उसके बाद दाएं चौथा, यानी कि ये हो गया दाएं 1 2 3 4, चौथे के तुरंत बाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, यानी कि चौथे के तुरंत बाएं पहला दूसरा आपका यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही है, क्योंकि आपको पता होगा राइट टू लेफ्ट यहाँ पे अगर करेंगे आप 2 और 2 4, यानी कि लेफ्ट यानी कि बाएं से आपका दूसरा अक्षर होगा, यहाँ पे बाएं से दूसरा अक्षर। समझ में नहीं आ रहा है आपको, अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो इस तरीके से आप समझिएगा, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से। कौन सा अक्षर डी के बाएं दूसरे के तुरंत बाएं, दूसरे के तुरंत बाएं, यानी कि ये अक्षर डी के पहला और दूसरा के तुरंत बाएं ठीक है, उसके तुरंत, इसके भी तुरंत बाएं हो गया। अब कह रहा है चौथे, यानी कि बाएं के दाएं चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा बच्चों यहाँ पे आ गया ई पर, और तुरंत बाएं के दूसरा, यानी कि पहला दूसरा कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो आप हमारी वीडियो को देख लीजिएगा, दूसरा जो हम इसका पूरा चैप्टर के तरीके से यहाँ पे करा देंगे, जिससे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको एक चीज दी गई, शब्द के अक्षर व्यवस्थित करेंगे यहाँ पे तथा संख्याकित किए गए दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो दिए गए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बना सकता है। एक अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे बनेगा, वो अर्थपूर्ण शब्द आपको यहाँ पे बताना है। यानी कि आपको यहाँ पे अल्फाबेट दिए गए हैं, बुक यानी कि कोचिंग आपको यहाँ पे दिया गया है, एक अर्थपूर्ण आपको सवाल यहाँ पे बनाना है। चलिए बच्चों इसको मत देखिएगा, ये चीज़ नहीं है, और ये चीज़ इसके साथ लिखी हुई है, ये भी चीज़ आप समझिएगा, थोड़ा इसमें गैप दे दिया गया है। अब इससे अर्थपूर्ण बनाना है आपको, इस तरीके से ये नंबर दिए गए हैं इतने, और इसमें अर्थपूर्ण सवाल आपका जो एक बन सकता है वर्ड क्या होगा वो, तो आपको मैं बता दूं, इसमें एक लेटर आपको बनाना है जो अर्थपूर्ण है। मेरे हिसाब से इसमें बन रहा है इंस्टीट्यूट, अगर इंस्टीट्यूट है तो आई आ जाएगा। अब आई जो है 8 और 9 पर है, 8 इस ऑप्शन में नहीं है तो 9 ये डेफिनेटली ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूट आपका इसमें पूरी तरीके से सही बन रहा है, देखते ही आपको पता चल रहा है, तो आप बना लीजिएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाली सीरीज है, इस सीरीज को आपको बताना है।
चलिए बच्चों, वीडियो को पॉज करिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर आप लगा के बताइएगा मुझे। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ आपको किस तरीके से सवाल करना है ये। देखिए, जब भी ऐसा सवाल आ जाए, अगर किसी बड़ी संख्या से छोटी संख्या प्राप्त की जाए तो डेफिनेटली ये पक्का समझ लीजिएगा कि वहाँ पे भाग दिया गया है। और भाग किस तरीके से दिया गया है ये भी आपको देखना है। मैं यहाँ से अगर देख पा रहा हूँ, अगर मैं इसको 2 से यहाँ पे भाग देता हूँ तो मुझे पता चल रहा है 8 आ जाएगा। अगर मैं यहाँ से इसको भाग देता हूँ, अगर किससे भाग दूँ मैं यहाँ पे 16 3 48 3 से भाग दूंगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे 4 से भाग दिया गया होगा, 4 से भाग दिया गया होगा बच्चों। अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे जानता हूँ तो यहाँ पे 5 से भाग दिया होगा और यहाँ पे 6 से भाग दिया गया होगा। अगर 6 से यहाँ पे भाग दिया गया है तो 6 से अगर भाग देता हूँ तो 6 नम 54 और 6 चंग 36 बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर मैं इसको 5 से भाग देता हूँ तो 5 5 एकम 5 और 5 नम 45 और 5 दूनी 10, यानी कि 192 आपका सही आंसर आ जाएगा। 192 को यदि मैं 4 से भाग देता हूँ, 4 चौक 16, 4 अठे 32, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। भाग विधि से आपको देखना है, जब भी ऐसा सवाल आ जाए इस नियम को जरूर फॉलो करना। अगर आपका सवाल ना हो तो बोल देना कि सर आपने ये नियम गलत बताया था। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 18वां क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम जो है युग्म का चयन करना है। जो विषम है वो आपको बताना है। किस तरीके से विषम है ये भी आपको समझ लेना है कि क्या चीज़ है। अगर मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, आपको क्या करना है। देखिए, 17 का वर्ग 289 होता है और यहाँ पे 121 जो है 11 का वर्ग होता है, लेकिन इन्होंने जो है थोड़ा यहाँ पे परफेक्ट तरीके से इसको नहीं दिया है, जिससे आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखते ही आंसर बन रहा है बच्चों। देखिए, 17 का वर्ग 289 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 15 का वर्ग 225 होता है, जबकि 25 का वर्ग 625 होता है, लेकिन यहाँ पे 50 दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। ये आपकी विषम संख्या है। जब भी आपको किसी भिन्न चीज़ की जरूरत हो या भिन्न चीज़ का पता लगाना हो तो 3 को सिंगलेट कर लीजिएगा। 3 को एक प्रकार से बिल्कुल सही उसमें नियम लगा लीजिएगा, चौथा अपने आप ही अलग हो जाएगा बच्चों। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपको बताना है, यदि भाग को दर्शाएं माइनस और बराबरी को गुणा, जोड़ को भाग, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो मैं आपको एक सरल तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पे यदि भाग को दर्शाता है माइनस, आपको यहाँ पे इस तरीके से लिख लेना है। ये क्या दर्शाता है? माइनस को दर्शाता है, ठीक है। गुणा जो है आपका, गुणा जोड़ को दर्शाता है, ठीक है। बराबरी को गुणा दर्शाता है, जोड़ को भाग दर्शाता है। जो बराबर है वो किसे दर्शाता है बच्चों? वो गुणा को दर्शाता है। और जो आपका भाग है वो बड़े को दर्शाता है। जो भाग है आपका वो किसको दर्शाता है बच्चों? बड़ा। बड़ा मतलब ये होता है, ये आपका, ये बड़ा का मतलब होता है यानी ये इससे बड़ा है, ये वाली चीज़ बड़ी होती है। बराबर छोटे को दर्शाता है। जो बराबर होता है वो किसको दर्शाता है बच्चों? छोटे को दर्शाता है। तो ये छोटा कर लीजिएगा आप यहाँ पे। ये बराबर नहीं है, यहाँ पे बराबरी को, यानी कि बराबरी को दर्शाता है गुना। उसके बाद यहाँ पे अगर बड़े की बात करता हूँ, यहाँ पे इस तरीके की बात करता हूँ, तो ये किसको दर्शाता है बच्चों? ये गुना को दर्शाता है, ठीक है। गुना को दर्शाता है। तथा घटाने को तो निम्न विकल्पों में से क्या आपका जो है? छोटे को ये दर्शाता है, बराबर को ये जो है दर्शाता है। ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे सवाल निकालना है, यानी कि ये पूरा सवाल आपको यहाँ पे निकालना है। तो निकाल लीजिएगा बच्चों, ज़्यादा टाइम लगेगा मुझे, और इसमें आप मुझे क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से निकाला गया है। आप सी ऑप्शन पहले उठा के करना है। कभी भी अगर ऐसा सवाल आ जाए तो सी ऑप्शन से ही आपको शुरू करना है बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20वां क्वेश्चन है। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। ए और बी भाई और बहन है। सी ए का पिता है और डी सी की बहन है और ई डी की माँ है और बी ई से किस प्रकार संबंधित है। बच्चों, ये क्वेश्चन मैं आपको पीछे समझा गया हूँ, बिल्कुल सेम ऐसा ही। तो प्लीज़ इसे काट कर मुझे आंसर आप बताना है। आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपको समझा गया हूँ इससे ऐसा क्वेश्चन। तो आप उसको निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि ए बी के दक्षिण में है और सी जो है बी के पूर्व में है और सी ए के, इस क्वेश्चन को मैं आपको बताने वाला हूं यहाँ पे। देखिए, यदि ए बी के दक्षिण में है, ए जो है बी के दक्षिण में है, अगर मैं यहाँ पे ए को बैठा देता हूँ, यहाँ पे ए जो है बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण, तो बी उत्तर में होगा तभी तो वो दक्षिण में होगा। बी के दक्षिण में है ये ए, ठीक है। इस प्रकार से करते हैं। और ये क्या है? दक्षिण में है। और सी जो है बी के पूर्व में है, सी जो है बी के पूर्व में है, तो डेफिनेटली बी के पूर्व में सी हो गया। और फिर दूसरी बात कह रहा है ये, और जो है डी सी के दक्षिण में समान दूरी पर है। डी जो है सी के दक्षिण में समान दूरी पे है, दक्षिण में समान दूरी पर है आपका डी, ठीक है। तो बी के दक्षिण पूर्व में कौन है? बी के दक्षिण पूर्व बच्चों कहाँ है? दक्षिण पूर्व ये है आपका। तो डेफिनेटली डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को आप चुटकी में कर सकते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष। कथन है कुछ महीने दिन है, कुछ महीने दिन है। ये कुछ महीने हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं महीने, और कुछ महीने जो है दिन है। यहाँ पे दिन आप ऐसे वेन डायग्राम बना सकते हैं। अब पूछा है कुछ वर्ष महीने हैं। दूसरा जो सेकंड यहाँ पे बताया है कुछ वर्ष जो है आपका, कुछ वर्ष महीने हैं, कुछ वर्ष महीने हैं। फिर कहा है सभी दिन वर्ष हैं, कोई भी लीप महीना नहीं है। सेकंड आपका यहाँ पे बताया गया है।
कि कोई भी महीना दिन नहीं है, कोई भी महीना दिन नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि कुछ महीने दिन है तो सेकंड वाला तो आपका हो ही नहीं सकता, ये तो आपका रॉन्ग है। ठीक है, अब बात करते हैं कुछ वर्ष महीने हैं। ये सेकंड, इसमें जो है ये दिया गया है, पहला दिया गया 2 वेन डायग्राम में, यानी कुछ महीने दिन है। ठीक है, ये आपको दे दिया कुछ महीने दिन है। फिर इसमें पहला जो है यहाँ पे ये दिया गया है कुछ वर्ष महीने हैं, कुछ वर्ष जो है यहाँ पे कुछ वर्ष यहाँ पे लगा दीजिएगा, कुछ वर्ष जो है महीने हैं। ठीक है, कुछ वर्ष महीने हैं, या आप इसमें भी लगा सकते हैं ये वाली चीज़। सभी दिन वर्ष हैं, ये कहा रहा है सभी दिन वर्ष है बच्चों, ये कुछ हैं जो महीने हैं वर्ष हैं, और कुछ वर्ष जो हैं आपके दिन हैं। ये कह रहा है कुछ वर्ष सभी दिन वर्ष हैं, सभी दिन वर्ष के अंदर आ जाएगा। अब कहना चाह रहा है कोई भी लीप महीना नहीं है, कोई भी लीप महीना नहीं है, यानी लीप महीना अलग है, तो ये सेकंड वाला गलत हो जाएगा। केवल आपका जो है यहाँ पे जो सही होने वाला है तो या तो फर्स्ट या सेकंड के अनुसार ही जा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की एक कक्षा में उमेशा जो है आपका, इसमें उमेशा 30 से 22वें स्थान पर है, अमीषा जो है 30 से 22वें स्थान पर। उत्तीर्ण हुए में अमीषा 30 से कितने स्थान पर बच्चों, यहाँ से अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे 22वें स्थान पर अमीषा है, और सेजल जो है अपनी अमीषा से 5 स्थान नीचे है, 5 स्थान नीचे है, यानी कि 5 और 2 27 पे ये जो है होने वाली है। अब कह रहा है नीचे से 34वें स्थान पर है, अब ये कह रहा है 5वें स्थान नीचे है और नीचे से ये 34वें स्थान पर है, 34वें स्थान पर है। तो सभी विद्यार्थियों ने परीक्षा दी है, यदि पास होने वाले विद्यार्थियों का अनुपात असफल छात्रों से 4:1 है तो कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। हमें इससे मतलब नहीं कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, यहाँ से हमें पता चल गया है कि ये तो 27 होने वाले हैं बच्चों, यहाँ तो 27 हैं, लेकिन लास्ट की तरफ से बच्चों ये 34 हैं, यानी कि ये 34वां स्थान पर है, यानी इससे बाद में जो है 33 बैठे होंगे बच्चों, इससे बाद में 33 बैठे होंगे, 7 और 3 10 हो जाएगा, और 3 2 5 और 1 6, तो डेफिनेटली आपको पता चल गया हमारे जो टोटल स्टूडेंट है बच्चों वो 60 हैं। टोटल स्टूडेंट इसने पूछा है कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आप बिल्कुल आपके 60 आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन है, ये है, इसमें कहा है ए कथन में जो है ओ रक्त समूह वाले व्यक्तियों को यूनिवर्सल प्राप्तकर्ता माना जाता है, बिल्कुल सही है। कारण है ओ प्रकार के रक्त में कोई एंटीजन नहीं होते हैं, ऐसा तो इसमें कुछ कहा नहीं गया है कि उसमें एंटीजन होते हैं या नहीं होते हैं। ये ए आपको बताना, ए सही है लेकिन आर गलत है। आर गलत का मतलब क्या कहना चाहते हैं, जो कारण है, ये कारण और इसमें 2 चीज़ दिए गए हैं, ये जो है ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है। ए और दोनों आर दोनों सही है, नहीं बिल्कुल सही है, ए सही है लेकिन आर गलत है। एंटीबॉडीज नहीं होते, उसमें एंटीबॉडीज होते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए दिया है मैंने, इसमें आपको बताना है, यहाँ से ये क्वेश्चन आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है बच्चों कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, मैं आपका वेट करूंगा इस आंसर का। चलिए बच्चों नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, चलिए बच्चों मैथमेटिक्स के क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, यदि वस्तु का अंकित मूल्य 240 रुपए है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया है, यदि 8% का लाभ हुआ हो तो उसका वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। यानी कि 10% छूट देने के बाद भी उसको 8% का लाभ हुआ है। बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका आपको बताऊंगा, और ऐसा तरीका बताऊंगा आपको कि आपके ऐसे सवाल आज के बाद गलत नहीं होंगे। अब हमें पता चल गया हमें इसमें क्या क्रय मूल्य क्या होता है बच्चों, सीपी होता है और एमआरपी यहाँ पे लिख देता हूं एमआरपी। अब इसने कहा है कि 10% की छूट, मैं आपको बताता हूं जब भी छूट हो तो 100 में से आपको घटा के लिखना है डिस्काउंट, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। तो हमें पता था सीपी अगर हमारा 100 था तो 10% की छूट देने के बाद 90 हो गया बच्चों। उसके बाद कहा है कि 100 जो है 8% लाभ हुआ है तो बच्चों क्या करना है, आपको प्रॉफिट को यहाँ पे जोड़ के लिख देना है प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कितना 108। बच्चों इसका अनुपात निकाल लेते हैं। यहाँ पे अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 9 से ही कट जाएगा 10 बार, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, फिर इसे काट देंगे आप 2 से, 5 दूनी 2 पंजे 10 और 2 छिका 12। बच्चों 5 और 6 अनुपात हमारा आ चुका है। अब आपको बताओ ये है एमआरपी। अब हमारा इसकी वैल्यू एमआरपी की कितनी दी है बच्चों, इसकी एमआरपी की वैल्यू जो आपकी दी है वो दी है बच्चों 240 रुपए। यहाँ पे ये एमआरपी वैल्यू है जो क्वेश्चन में है। हमारे हिसाब से बच्चों कितनी है एमआरपी वैल्यू 6, तो उसके हिसाब को अपने हिसाब से भाग दे दो बच्चों, तो 1% का मान आ जाएगा 40 हो गया। और यदि आप इसमें इसकी गुना कर देंगे तो आपका सीपी आ जाएगा, तो आप इसमें गुना कर दीजिएगा। यहाँ पे अगर आप गुना करेंगे 40 की तो आपका सही आंसर आ जाएगा बच्चों 200, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कुछ नहीं है बच्चों सवाल में, अगर इस तरीके से सवाल को आप रखेंगे एक लाइन में आप सवाल कर देंगे, ये मैं गारंटी देता हूँ। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं।
ए की आय बी की आय से 60% अधिक है और सी की आय ए और बी की कुल आय से 45% कम है, तो सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाले हो बच्चों इस सवाल करने का भी मैं आपको। देखिए ए की आय बी की आय आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, ए और बी यहाँ पे और सी लिख लीजिएगा। ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, अगर मैं इसको यहाँ पे 100 मान लेता हूँ बी की आय को, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, 160 हो जाएगा। अब इसने क्या कहा है आगे सवाल में, थोड़ा सवाल को इन्होंने अट्रैक्टिव बना दिया है। ए और बी की कुल आय से 45% कम है। ए और बी की कुल आय कितनी बच्चों, 160 ये और 100 ये कितनी हो गई बच्चों, यहाँ पे ये हो गई 260 कुल आय हो गई। इसका 45% कम है तो यानी कि 55% होगा, तो 55% हम यहाँ पे कर देंगे। 100 में से घटा के आप 45% करेंगे तो यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 2 से ये 13 बार आ जाएगा बच्चों। तो अब 13 एकम 13 अगर आप करेंगे यहाँ पे, और 13 और 3 14, यहाँ पे 143 आ जाएगा। यानी कि ए बी सी की आय आपको पता चल गई। सवाल में पूछा क्या है बच्चों, तो सी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है। तो सी की आय ए की आय से बच्चों कितनी कम है, यहाँ पे ये 17 कम है। किसकी आय से, 160 से। इंटू 100 आप कर देंगे तो आपका सही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। तो 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 8 बार आप काट देंगे। उसके बाद 2 पंजे 10 और 17 पंजे 85, यहाँ पे 85 हो जाएगा बच्चों। और 85 को अगर आप 8 से भाग देंगे बच्चों, तो 8 से अगर भाग दोगे आप 10 बार चला जाएगा। और उसके बाद आप यहाँ पे कितना, 5 बच गया है, पॉइंट लगाएंगे 50 हो जाएगा। और 8 छंग 48, तो किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 10.6 2.5 जो है आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल वे में आप इस सवाल को कर सकते हैं बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा सवाल है। मान लीजिए कि x 4 अंकों वाली एक छोटी से छोटी संख्या है जिसे 12, 15, 20 और 27 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 7 बचता है। यदि x के अंकों का योग बताना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। देखिए इसमें आपको संख्या के अंकों का योग बताना है। मैंने आपको बताया था, यदि आपने ये पूरी प्रॉपर चीज़ मेरी पढ़ी होगी मैथ में, तो मैंने बताया था कि छोटी से छोटे का मतलब होता है आपको एलसीएम निकालना है। अब आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ एलसीएम कैसे निकालेंगे। आप अगर आप 12, 15 और 20 और 27 यहाँ पे लिख के इसका एलसीएम आप निकालेंगे। एलसीएम आपको निकालना आता होगा जहाँ तक मुझे लगता है। तो यहाँ पे मैं 3 से काटता हूँ, 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 पंजे 15 और 20 ऐसा ही रहेगा, 3 नम 27 हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आगे चलते हैं हम यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे काटता हूँ 5 से, यहाँ पे काट लेता हूँ मैं 4, ऐसा ही रह जाएगा, 5 एकम 5, 5 चौक 20, 9 हो जाएगा। उसके बाद मैं और यहाँ पे काट लेता हूँ, 2 से काटता हूँ यहाँ पे मैं, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 दूनी 4, ये 9 आ जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे आप कर सकते हैं, यहाँ 2 बाहर आ जाएगा और 3 3 9 कर सकते हो आप इसे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 2 एकम 2, यहाँ पे 2 खत्म हो जाएगा। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 27 दूनी 54 और 5 दूनी 10, यानी कि एलसीएम हमारा कितना आ गया बच्चों, 540 आ गया। अब 540 हमारा अगर एलसीएम आ चुका है तो अब हमें क्या देखना है, 4 अंकों की संख्या। लेकिन बच्चों ये तो 4 अंकों की संख्या नहीं बन पा रही है, 540 एलसीएम है हमारा, ये 4 अंकों की नहीं बन पा रही है। तो हमें क्या करना है, इसका सेकंड, अगर एक मूल आप देखोगे तो यही संख्या आ जाएगी। इसका सेकंड मूल यदि मैं देख लेता हूं तो बच्चों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 0, 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। तो मुझे पता चल गया ये हमारा इसका क्या हो गया, मूल हो गया सेकंड। अब ये 4 अंकों की संख्या, ये 4 अंकों की संख्या अब आ चुकी है। अब हमें इसमें क्या करना है, उसने पूछा है कि इसमें शेषफल 7 बचे प्रत्येक स्थिति में। अगर मैं इसमें 7 और ऐड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा 10, 8, 7 हो जाएगा। पूछा क्या है बच्चों, संख्या के अंकों का योग। बच्चों जोड़ दो इनको, तो 8, 7, 15 1 16, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ज़्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, बस आपको सिंपल तरीके से देखना है सवाल और सीधा इस सवाल को कर देना है बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बच्चों 16,380 की राशि को ए बी सी और डी के बीच इस प्रकार बांटा गया है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 1:3 है। बी और सी के हिस्से का यानी अनुपात अलग अलग दिया है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, आपको ए और यहाँ पे बी, यहाँ पे सी और डी यहाँ पे लिख लेना है। अब इसने कहा है जो अनुपात है 1:3, यानी ए और बी का 1 और 3 अनुपात में यहाँ पे रख लेता हूँ। उसके बाद जो बोला है बी और सी के हिस्से का अनुपात 2:5, तो यहाँ पे 2:5 बच्चों यहाँ पे रख लेता हूँ मैं। उसके बाद इन्होंने बोला है यहाँ पे कि आपका जो है 2:5 हो जाएगा सी और डी के हिस्से का अनुपात। बच्चों सी और डी के हिस्से का अनुपात कितना आ जाएगा, 2 और 3, यहाँ पे 2 और 3 बच्चों यहाँ पे मैं रख लेता हूँ। ये अनुपात है। अब यहाँ पे जगह खाली है और यहाँ पे भी खाली है, 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 यहाँ पे भी खाली है। बच्चों इन जगहों पर अब आपको क्या रखना है, ऐसी क्या स्थिति बतानी है आपको जो यहाँ पे आप रख सकते हैं, जिससे कि बहुत ही अच्छे तरीके से आप इन सवालों को कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसके लिए यहाँ पे 3 रख लीजिएगा बच्चों, यहाँ पे भी 3 रख लीजिएगा क्योंकि ये वाली संख्या। यहाँ पे बच्चों 5 रख लीजिएगा और यहाँ पे बच्चों 2 रख लीजिएगा, यहाँ पे भी 2 रख लीजिएगा, यहाँ पे भी 2 रख लीजिएगा। अब गुना करिए, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 एकम, यहाँ पे 4 हो जाएगा बच्चों।
यहाँ पे आपका 4 हो जाएगा। इसको इस तरीके से यहाँ पे अगर करेंगे तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा और नीचे बताने वाला हूँ। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये 4 हो जाएगा। यहाँ पे करेंगे 3 दूनी 6 दूनी 12 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे करेंगे 5 दूनी 10 तियो 30 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे ये वाला गुना करेंगे 5 तिया 15 थी 45 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे अब हमारा ये समान रेशियो आ गया। जब तक हमारा समान रेशियो नहीं आएगा तब तक हम सवाल कैसे निकाल पाएंगे। अब इन्होंने क्या बोला है आगे, इन्होंने कहा है हिस्से का अनुपात है सी के हिस्से में कितनी राशि आई है। सी के हिस्से में राशि पूछी है। टोटल राशि बच्चों हमारे पास कितनी है, टोटल राशि भी देख लेते हैं बच्चों। अगर टोटल राशि हमारे पास कितनी है 16,380 है, उसके हिसाब से हमारे हिसाब से कितनी है बच्चों 12 4 16 और 30 कितना हो जाएगा 46, 46 और 45 कितना होता है बच्चों यहाँ पे 91 हो जाएगा। यहाँ 91 हो जाएगा। और 91 को जब इससे हम भाग देंगे 13 से इसको काटते हैं हम तो 13 एकम 13 हो जाएगा बच्चों। 13 से इसको काटते हैं 13 एकम 13 और यहाँ पे कितना बचा 33 हो जाएगा। और 13 7 13 26 13 39 हो जाएगा यहाँ पे। और 13 दूनी 26 बच्चों 26 और आपका 7 और 13 छिका 78 हो जाएगा बच्चों यहाँ। और इसके बाद 13 7 91 और अगर आप इसे यहाँ से निकालते हैं यहाँ से काटते हैं इसको तो ये कितने बार कट जाएगा बच्चों 7 एकम 7 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बचा 5 और 7 8 56 यानी कि 180 आपकी वैल्यू आ गई है 1% की। पूछा कितना है बच्चों 30% की वैल्यू पूछी है तो 30 से 18 36 यानी कि आप यहाँ से कर सकते हैं जितने की वैल्यू पूछा है इसने। तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई है, तो सी के हिस्से में कितनी राशि आई है। अगर हमने ये सही काटा है बच्चों तो बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए हमारा 18 54 तो सही आंसर हो जाएगा 50। ये आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा 5400 तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों रोशन ने 1620 रुपये में 36 किलोग्राम चीनी खरीदी और उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम की चीनी का जो विक्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ अर्जित किया है। उसका प्रति जो किलोग्राम केजी चीनी का विक्रय मूल्य आपको बताना है। बच्चों आपको एक चीज़ मैं यहाँ पे समझाने वाला हूँ, वैसे तो आप समझदार हैं मेरे हिसाब से, यहाँ तक आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर सीपी और एसपी मैं यहाँ पे जानता हूँ, एसपी सेलिंग प्राइस होता है हमारा जिसपे हम बेचते हैं। कोई चीज़ मैंने 36 किलोग्राम चीनी खरीदी है उस पर 6 किलोग्राम का मुझे लाभ हुआ है तो बच्चों खरीदी कितने की थी मैंने वो सीपी 30 रुपये आ जाएगा मेरा, यानी मैंने 30 किलोग्राम चीनी खरीदी थी और कितने में बेच दी 36 बेच दी, तभी तो 6 का लाभ हुआ होगा बच्चों। ये सिंपल तरीका अगर आप समझ गए इसका फंडा तो आप ऐसे कैसे भी सवाल आपके एग्जाम में आ जाइए, ऐसे सवालों को आप चुटकी भरते ही निकाल देंगे। चलिए बताता हूँ इसके बारे में। अब आपने ये चीज़ यहाँ पे देख ली है। अब यहाँ पे सीपीओ इनका रेशियो अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, रेशियो आप 56 30 हो जाएगा और 6 6 36 रेशियो हमने इसका निकाल लिया। अब रोशन ने जो चीनी खरीदी है, खरीदी कितने की थी बच्चों 1620 रुपये की और आपके हिसाब से कितने की खरीदी है बच्चों 6 रुपये की। तो आप अपने हिसाब से उसके हिसाब को आप भाग देंगे तो आपका 1% का मान आ जाएगा। कैसे निकालेंगे आप, तो यहाँ पे 6 दूनी 12 करेंगे आप, उसके बाद 4 बच जाएगा 6 7 42 यानी कि 270। अब आपको पता है 270 अगर आप 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो आपका 1% की वैल्यू आ जाएगी 9 आ जाएगी। यहाँ पे आपका यहाँ पे 5 से काटेंगे तो आपको कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 5 चौक 20 5 पंजे 25 हो जाएगा और आपका बाकी कितना रह गया 5 पंजे 25 और 2 5 चौक 20 यानी कि आपका सही आंसर आ जाएगा 54। डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, इसमें आपको करने की जरूरत नहीं है। अगर आप 5 से भाग देंगे किस तरीके से आपको, क्योंकि 1% सीपी चाहिए आपको तो सीपी आपका डायरेक्टली यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक ऋण का जो भुगतान है 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% है वार्षिक वर्ष है तो तथा उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में की जाती है तो प्रति किस्त 3872 रुपये की है तो किस्त योजना में कुल कितना ब्याज जो है चुकाना होगा। अब आपको मैं यहाँ बताने वाला हूँ इस चीज़ को सिंपल तरीके से। देखिए ऋण और 10% का मतलब कितना होता है बच्चों, 10% का मतलब होता है यानी कि मैंने कोई चीज़ 10 पे ली और 10% की फ्रैक्शन ओनली होती है 1/10 यानी कि वो उसका ब्याज 11 रुपये होगा। अब इसमें अगर मैं आपको देखता हूँ जब भी चक्रवृद्धि ब्याज हो तो इसका वर्क करेंगे तो बच्चों यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा और यहाँ पे 121 हो जाएगा बच्चों। अब हमको ये बराबर करना है, ये ऊपर वाली चीज़ बराबर करनी है तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसमें मुझे 10 की गुना करनी पड़ेगी, यहाँ पे 11 की गुना करेंगे और यहाँ पे भी 11 की गुना की तभी तो ये बराबर होगा। ये बराबर मुझे करने हैं तो मैंने यहाँ पे इसको बराबर कर दिया, ये मेरा हो। अब आप इसको बराबर करेंगे तो ये हो जाएगा 110। अब 110 और 100 ये हो जाएगा आपका 210, यहाँ पे 210 आपका आने वाला है। अब इसकी बात करते हैं तो 11 11 121 यहाँ पे हो जाएगा। अब 121 ये हो जाएगा, 121 ये बच्चों कितना हो जाएगा 221 दूनी 42 हो जाएगा।
अब बच्चों मैंने जो पैसे यहाँ पे लिए थे 210 रुपये और ब्याज के रूप में कितने दिए 242, यानी कितना ब्याज मैंने एक्स्ट्रा दिया बच्चों 32 रुपये का ब्याज एक्स्ट्रा दिया है। अब जो भी आपका आंसर आएगा वो 32 का मल्टीपल आएगा। अब मैं यहाँ पे देखता हूँ 32 का मल्टीपल का मतलब है 8 से वो संख्या डिवाइड हो जाएगी, 8 चौक 32, उसमें 4 का भी नियम लगेगा। अब 4 का नियम लगेगा तो आपको 4 का नियम पता होना चाहिए या 16 का नियम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 980 जो आपकी 8 से डिवाइड हो जाएगी, 9 8 एकम 9 नहीं हो सकती। फिर यहाँ पे देखते हैं 8 3 2 और 1 3, ये भी नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकती, लेकिन ये वाली ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ये 32 से डिवाइड है, तो यही आपका आंसर है बच्चों। ऐसे सवालों को देखते ही चुटकी बजाते ही आपको काट लेना है, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो एग्जाम में। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बच्चों ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है आपके एग्जाम के लिए। ए और बी किसी काम को क्रम से 10 दिन और 15 दिनों में कर सकते हैं। वो 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में पूरा कर लिया जाता है। सी अकेले कुल काम के भाग को कितने दिन में कर लेगा, यानी कुल जो सी का है, इन्होंने सी का दिया है तो इसमें थोड़ी मिस्टेक है सवाल में। अभी आपको बताऊँ, सी का 4/9, ये इंग्लिश में यहाँ पे पढ़िएगा, सी का 4/9 जो है ये 4/9 काम को पूरा कर लेगा। अब बात करते हैं हम इसके बारे में। देखिए ऐसा सवाल जब भी आ जाए, ए और बी, यहाँ पे ए और बी आप लिख लेंगे। ए और बी का काम अगर मैं आपको बताऊँ, ये 10 दिन में करता है, ये करता है 15 दिन में, तो टोटल काम मैं देख लेता हूँ बच्चों। टोटल काम हमारा आ गया 30 दिन में। 30 दिन हमारा जो है काम यहाँ पे आ चुका है। तो ये 10 3 30 करता है और ये 15 दूनी 30 करता है, यानी कि एक दिन में बच्चों ये 3 काम करता है, ये 2 करता है, तो टोटल कितना काम करते होंगे बच्चों, ये 5 काम करते होंगे। अब इन्होंने क्या किया है, इसमें 4 दिन तक एक साथ काम किया, यानी 4 दिन तक बच्चों कितना काम कर लिया इन्होंने, 20 काम कर लिया। टोटल 30 काम था, 20 काम कर लिया बच्चों, कितना काम बचा है, टोटल 10 काम हमारे पास बचा है। इसको कौन करता है बच्चों, 10 काम को, शेष काम को सी द्वारा अकेले 12 दिनों में किया जाता है। ये 12 दिनों में बच्चों कर लेता है। तो 5 2 पंजे 10, 2 छिक्का 12, यानी कि 5/6, यानी 6 में से 5 काम बच्चों उसने कर लिया है। टोटल 6 काम हम मान सकते हैं इसमें। बताया गया है सी अकेले कुल काम का जो कंप्लीट है, सी अलोन कैन कंप्लीट 4/9 ऑफ द टोटल वर्क, यानी कि टोटल वर्क का 4/, टोटल वर्क कितना है बच्चों हमारे पास 30 है, इसका 4/9 काम बच्चों ये करता है। अब टोटल काम कितना करता है, ये आपका 5 काम करता है और टोटल इसमें यहाँ पे 6 काम है, तो आप इसे कितना कर लेंगे, ये 9 है, तो 5 छंग 30 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 3 6, 3 दूनी 6 कर सकते हैं आप, और 3 3 9, 3 दूनी 6, तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8 दूनी 16, तो सही आंसर आ जाएगा 16। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी आपका कंप्लीट हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए बच्चों ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं, तो आप थोड़ा ध्यान रखें ऐसे क्वेश्चनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा, चलिए बच्चों देखिए, एक लंबवतीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है और इसके आधार की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन आपको बताना है कि बेलन का आयतन कितना होगा। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एक लंबवतीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है। बच्चों बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, ये होता है बेलन का वक्र पृष्ठ। तो 2πr/h की वैल्यू कितनी है बच्चों, ये है 1320। तो आप इसको सिंपल वे में निकाल सकते हैं। अगर मैं इसको निकाल सकता हूँ 1320 बटे, यहाँ पे करता हूँ 2 पाई का मान कितना है बच्चों 22/7, आर त्रिज्या हमें कितनी दे रखी है बच्चों, त्रिज्या होती है ये, तो 10.5 यानी कि 10.5 हमें त्रिज्या दे रखी है। उसके बाद ऊंचाई हमें यहाँ पे ज्ञात करनी है, एच जो है हमें निकालना है, तो एच को हम यहाँ पे निकाल देंगे। अब यहाँ से आप क्या करेंगे बच्चों, यहाँ से 7 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 7 ऊपर चला जाएगा, और आप इसको यहाँ पे निकाल पाएंगे, क्योंकि एक 0 और लगा देंगे पॉइंट हटाने के लिए हम यहाँ से। अगर आप इसको 22 से काटेंगे, 11 से काटते हैं, 11 एकम 11 और 11 दूनी 22 हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा, और 11 दूनी 22। उसके बाद आप इसे 2 से काटेंगे, 2 छिक्का 12 हो जाएगा, और 60 आ जाएगा, फिर 2 से काटेंगे, ये आ जाएगा 30। अब 30 आ गया। अगर इसको आप यहाँ से काटने वाले हैं तो यहाँ से इसको काटेंगे अगर आप, तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे 7 से काटता हूँ मैं इसको, 7 एकम 7 और 7 पंजे 35। अब यहाँ पे 300 बच गया आपका, और 15 दूनी 30, यहाँ पे आपका 20 आ गया, यानी कि आपको पता चल गया हमारी जो हाइट है वो 20 आ गई बच्चों। अब 20 सेंटीमीटर जब आपकी हाइट आ जाएगी, उसके बाद आपको क्या करना है, बेलन का आयतन बताना है। तो बेलन का आयतन क्या होता है बच्चों, बेलन का आयतन होता है πr²h, तो आप डायरेक्टली काट सकते हैं यहाँ पे। अब आप काटेंगे 22/7 हो जाएगा। अब आप πr², r कितना है हमारा 10.5, तो इसको 2 बार आप यहाँ पे 10.5 कर सकते हैं। h की वैल्यू हमें पता है 20 हमारी आ गई। अब यहाँ से आप इसको काट सकते हैं। अगर आप इसको काटेंगे यहाँ पे आप बटे 10 कर लेंगे, और 0 पॉइंट हटा देंगे, 0 से 0 खत्म हो जाएगी बच्चों। और अगर आप इसको यहाँ से काटेंगे, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 7 पंजे 35, और 35 दिए 105 होते हैं बच्चों, ये कट जाएगा। उसके बाद अगर आप इसकी गुना करने वाले हैं तो 22 दिए कितना होता है बच्चों, 22 दिए 66 होता है, वो 66 की 10.5 में आप गुना करेंगे तो डेफिनेटली आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, 6930 आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा। काटा पीटी है बच्चों, कुछ नहीं है, सूत्र बेस पे सवाल है। आपको अगर याद है सूत्र तो आप डायरेक्टली इस सवाल को कर पाएंगे। तो बच्चों थोड़ा ध्यान रखना है ऐसे सवालों पे, ऐसे सवाल एग्जाम में जनरली देखने को मिल जाते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
चलिए बच्चों, ये भी एक अच्छा सवाल है। स्कूल ए के कुछ छात्र एक परीक्षा में शामिल हुए, उनमें से 65% उत्तीर्ण हुए। स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक छात्र स्कूल बी से उसी परीक्षा में शामिल हुए हैं। यदि स्कूल ए और बी से उस परीक्षा में शामिल होने वाले कुल छात्रों में से 75% उत्तीर्ण हुए हैं, तो कुल बी से अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत आपको बताना है। डेफिनेटली मैं आपको बता दूं, ए और बी दो मान लिया है, मैं मानता हूं, तो ये 65 हो जाएगा बच्चों। बी का हमें पता नहीं है, बी का हमें निकालना है, लेकिन दोनों में 75% उत्तीर्ण हुए, मैं उत्तीर्ण ले रहा हूं बच्चों। अगर आपको बता दूं, मैं यहाँ पे इसने कहा है कि स्कूल ए के छात्रों की तुलना में 100% अधिक है। अगर मैं इसको 100 ले लेता हूँ यहाँ पे, तो बच्चों सेकंड यहाँ पे 200 ऑटोमेटिक हो जाएगा। 100% अधिक की बात कर रहे हैं तो हम, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरीके से देखता हूँ, मैं यहाँ पे इसका रेशियो निकालता हूँ, तो 1-2 का रेशियो आ जाएगा। अब इसकी वैल्यू यहाँ पे कितनी है बच्चों, 65 है, और इसकी वैल्यू यहाँ कितनी है, 2x हो जाएगी। तो अगर मैं इसको यहाँ पे निकालता हूँ, तो मुझे यहाँ पे 65 प्लस यहाँ पे 2x करता हूँ मैं। अगर टोटल यहाँ से इसको भाग देता हूँ, यहाँ से ये 0 से 0 खत्म हो जाएंगी, 2 और 1 3 हो जाएंगे, और टोटल हमें पता है कि इसमें उत्तीर्ण की वैल्यू आ जाएगी। उत्तीर्ण की वैल्यू आ जाएगी तो हम यहाँ पे करते हैं बच्चों, 65 प्लस 2x बराबर 75। ये कितने होते हैं बच्चों, तो 3 पंजे 15 हो जाएंगे, और साथियों 21 और 1 22, 225 आपका यहाँ पे आ जाएगा बच्चों। 225 ही आएगा ना, क्योंकि 3 पंजे 15 हासिल लगा, 1 3 7 21 1 22 हो जाएगा। अब 65 इधर ये प्लस में है, तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा 65, और 65 इसमें से घटाएंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 0। यहाँ पे देख लीजिएगा आप, 225 में से 65 यदि घटाते हैं हम 65, तो 0 हो जाएगा 6 180। अब 2x की वैल्यू 160 आ जाएगी बच्चों, 160 आएगी ना, क्योंकि 6 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 80। अब हमें पता चल गया ये x की वैल्यू जो है 80 है। तो इतने ये पास हुए हैं, ये पास हुए हैं। तो फेल कितने हुए हैं बच्चों, 20% हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, इसमें कुछ करने की आपको ज़्यादा जरूरत नहीं थी। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत अच्छा सवाल है बच्चों। एक विभाजन जो क्रिया में भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 26 है तो भाज्य ज्ञात करना है आपको। अगर आपको भाज्य का सूत्र मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, भाज्य का सूत्र क्या होता है बच्चों, भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल, ये आपका सूत्र है। इस सूत्र में आप इसको रख लीजिएगा, आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। इस सूत्र में रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें भाजक है, तो भाजक हमें कितने दिया गया, भाजक भागफल का 18 गुना है और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल हमारा कितना बच्चों, शेषफल हमारा यहाँ पे 9 है, और इसने कहा है भागफल शेषफल का 9 गुना है, ठीक है। तो 26 गुना 9 आप यहाँ से करेंगे, और उसके बाद 18 गुना आप यहाँ पे कर देंगे, तो आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप इसको 18 गुना यहाँ पे करेंगे, और इसको आप 26 का यहाँ पे 9 गुना करेंगे बच्चों। 26 का 9 गुना, यहाँ पे 26 है ना, क्योंकि शेषफल 26 है, और 26 का आप यहाँ पे 9 गुना करेंगे, तो आपका सही आंसर निकल के आ जाएगा। 3000 के लगभग आपका जो है सही आंसर यहाँ पे आ जाएगा। तो सूत्र में टेक लीजिएगा आप इसको। चलिए बच्चों, मैं इसे करके आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अगर आप इस तरीके से भाजक करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, 26 है ये 26, तो 26 को यदि मैं यहाँ से 9 से गुना करता हूँ, तो बच्चों 9 6 54 हो जाएगा। यहाँ पे 9 6 54, 9 दूनी 18, 8 5 18 हो जाएगा। 18 में अगर आप 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे आ जाएगा 23। अब ये वाली चीज़ आ गई। अब इसको 18 से भाग देंगे तो आपका भागफल यहाँ पे आ जाएगा। भागफल हमें पता करना है, तो अगर इसको भाग देंगे 18 से, 18 कम 18 और 18 3 54, यानी कि 13 आ जाएगा। यानी भाजक आपका 234 आ गया, और भागफल आपका 13 आ गया। शेषफल आपका पता ही है 26 आपका है, तो इसकी गुना करके प्लस आप ये कर देंगे, तो सही आंसर आपका कितना आ जाएगा बच्चों, सही आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही होने वाला है। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए बच्चों सवाल काटते हैं। देखिए 14 संख्याओं का औसत 73.5 है। जब भी ऐसा सवाल आ जाए तो 14 संख्याओं की टोटल आप काट देंगे यहाँ पे 73.5, कितना आ जाएगा बच्चों, बताइए आप जरूर मुझे कमेंट बेस में कि कितना इसका आएगा। यदि 2 संख्याओं 60 और 63 संख्याओं में से 2 संख्या हमारे पास 60 और 63, ठीक है, ये संख्या हैं, और 58 और 70 ये 2 संख्या हैं जो स्थानांतरित की हो गई हैं। इसमें एक संख्या x शामिल कर ली जाए। अब एक संख्या अगर इसमें और x शामिल कर ली जाए तो संख्या 15 हो जाएंगी, तो संख्याओं का औसत 1.5 गुना बन जाएगा। यानी 1.5 गुना का मतलब है 75, यानी कि ये 75 हो जाएगा, बढ़ जाता है। तो x का मान आपको बताना है कि x का मान कितना होगा। तो बच्चों ये आपकी गुना होने के बाद 10 29 आ जाएगा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा 10 25 गुना करेंगे। अगर इसकी गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 11 25 बच्चों। अगर आप इसको जोड़ते हैं 3 हो जाएगा, 6 6 12 हो जाएगा, यहाँ पे 8 और 7 और 5 12 बच्चों। ये यानी ये संख्या लेनी थी, ले ली ये, तो ये कितना कम हो गया बच्चों, यहाँ पे 123 की जगह अधिक हो गया, कितना 5 अधिक हो गया। अगर मैं आपको बताऊँ, यहाँ पे पहले जो संख्या ली गई थी उसमें क्या थी, 5 जो है अधिक हो गया है, तो 5 इसमें हम जोड़ देंगे। अगर 5 इसमें जोड़ देते हैं हम यहाँ पे,
5 जोड़ते हैं इसमें, 5 अगर जोड़ देंगे तो 9 और 5 14 हो जाएगा, यानी कि 10 34 यहाँ पे हो जाएगा। अगर हम इसको इसमें से घटाते हैं बच्चों तो ये कितना रह जाएगा बच्चों, तो बच्चों ये यहाँ पे कितना 91 रह जाएगा। यही आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में मुझे बताना है, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे दीजिएगा और इस क्वेश्चन का भी आपको आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। ये दोनों सवाल आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि क्या क्या इनके आंसर होने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इनके आंसर बताऊंगा। बच्चों ये सवाल देखिए, 14वां सवाल है, एक राशि पर पहले 3 वर्ष के लिए ब्याज की दर और 8% वार्षिक दर, अगले 4 महीने के लिए 10% वार्षिक दर की। यदि एक व्यक्ति को 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज के रूप में 11,340 रुपये होते हैं तो उसे कितनी राशि का निवेश करना था। चलिए बच्चों ये क्वेश्चन भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 15वां क्वेश्चन आपको पता होगा कितना आप इस क्वेश्चन को भी कर पाएंगे, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन है वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जिससे कि आप इसे कर पाएँ। अगर आप नहीं कर पाते हैं तो डेफिनेटली ये 5 का हो जाएगा, 18 का 8 5 13, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आपको 3 क्वेश्चन मैंने आपको 3 4 क्वेश्चन आपको दिए हैं, उसके कमेंट बॉक्स में आप मुझे आंसर जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो